गुड इवनिंग एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द ब्लैक होल। दोस्तों, आज की गुफ्तगू का उन्वान आप पीछे बोर्ड पे देख सकते हैं, रीपर्पजिंग एंड एलियन टेक्नोलॉजी, दैट इज़ सिंथेटिक biology. So today we are going to introduce the field of synthetic biology, what it entails, how it is developed, and some of its ongoing projects या इसमें जो भी तहकीक या पेशरफ्त हो रही है उसके बारे में। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू आवर स्पीकर मोईज़ अहमद ख़ान। वो फ्रेम में तो नहीं दिखाई दे रहे होंगे, मेरे बाईं जानिब मौजूद हैं, बल्कि आ ही जाए सर फ्रेम में। ही इज़ अ सिंथेटिक बायोलॉजिस्ट नाउ बेस्ड एट इंपीरियल कॉलेज लंदन। और आपकी जो तहकीक है या जो आपका रिसर्च वर्क है, इट इन्वॉल्व्स सिंथेटिक बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्लासिकल जेनेटिक्स, डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड एंटोमोलॉजी। अब ये बड़े भारी भरकम से अल्फाज हैं और मुझे उम्मीद है कि आप इसके बारे में थोड़ा सा हमें आम फहम अल्फाज में थोड़ा इसका आप तारुफ करा दीजिएगा। इससे पहले कि हम ये गुफ्तगू शुरू करें, प्लीज़ डू अस अ फेवर लाइक एवरी डे एंड टर्न योर सेल फोन्स टू साइलेंट मोड सो दैट देर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन। आप लोग भी गुफ्तगू में शरीक हो सकते हैं जब मोइज़ जो है अपनी गुफ्तगू कर लें या हाउस ओपन करें आप लोगों के तबसरे के लिए या सवालात जवाबात के लिए। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि माइक्रोफोन अपने हाथ में आने के बाद बोलना है ताकि आपकी गुफ्तगू जो है वो ऑनलाइन ऑडियंस तक भी जा सके। सो बस यही थी सब कुछ। प्लीज़ वेलकम मोइज़ अहमद ख़ान। थैंक यू। Is there a clicker for the presentation वगैरह? अच्छा, तो तारुफ नहीं है साहब ने करा दिए वैसे मेरा। I don't think I can do it any better. All perfect. तो all I'll say is कि लाइगर के बारे में किसने सुना है वैसे? लाइगर It's like a kind of animal who has a lion face or something like that. Yes, so it's a combination between a tiger and a lion. अच्छा, जब मैं छोटा था और I was about 11 or 12 when I learned about the liger किसी मैगज़ीन में। मैं बाय द वे लाहौर ज़ू के साथ रहता था और अमूमन लोग मजाक उड़ाते थे कि लाहौर ज़ू के अंदर ही तुम्हारा घर है। तो फ़ायदा उसका ये था, नुकसान ये था कि मजाक बहुत उड़ाया जाता था, जुगत बड़ी लगती थी, मगर फ़ायदा ये था कि I could watch the animals as much as I wanted. I learned about the liger when I was 12 और मुझे किसने बताया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए ना आप ये कर सकते हो, आप जानवरों को आपस में तोड़ मरोड़ के बना सकते हो। कंप्लीट लाइज, ऐसा नहीं बना था लाइगर, इट वाज अ हाइब्रिड। तो फिर देयर वाज नो जेनेटिक इंजीनियरिंग, यू कैन एक्चुअली मेट अ टाइगर एंड अ लायन एंड व्हाट यू गेट इज़ अ लाइगर व्हिच इज़ अ मैसिव, इट्स मच बिगर देन ईदर अ लायन और अ टाइगर, इट्स मच स्ट्रॉन्गर देन देम बट इट्स इनफर्टाइल। तो अगर आपने कभी देखना हो, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गूगल इट। I was 13 when I learned about a liger. मैंने फ़ैसला किया कि मैं जेनेटिक इंजीनियर बनूंगा, पता कुछ नहीं था इस बारे में, but that led me to do my O levels in biology and then I did genetics at King's College London. वो बस किस्मत अच्छी थी तो दाखिला हो गया। फिर उसके बाद I realized कि यार यहाँ पे जेनेटिक्स तो पढ़ा दिया मगर यहाँ पे मैं कुछ बना तो रहा ही नहीं हूँ, यानी कि I'm just understanding things. And that's when I learned about bioengineering, which is synthetic biology. कि आप बायोलॉजी को एज अ टूल इस्तेमाल कर सकते हैं टू इंजीनियर थिंग्स। तो जस्ट लाइक यू इंजीनियर योर कोड फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या मैकेनिकल पार्ट्स को इंजीनियर करते हैं, आप बायोलॉजी से इंजीनियरिंग कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाट आई गॉट फैसिनेटेड विद। आई डिड माई मास्टर्स फॉर इन इट एट UCL। UCL में बाय द वे बैक्टीरिया बना रहा था, उसके बारे में भी बात करूँगा। एंड देन आई कंटिन्यू टू डू माई PhD। और मैं अपने PhD में 4 सालों से, अगर आप आम फहम ज़बान चाहते हैं तो मैं मच्छर इंजीनियर हूँ, क्योंकि मैं 4 सालों से मच्छर के अंडे में DNA डालने की कोशिश कर रहा हूँ। अब उस DNA की बड़ी खसूसियात हैं, बहुत अहम चीज़ें करते हैं हमारे लिए, बट द फाइनल एम इज़ कि हम मलेरिया ख़त्म कर सकें। तो दैट्स व्हाट आई डिड फॉर माई 4 years फॉर माई PhD। मकसद ये बताने का ये भी है कि यहाँ पे मेरी एक्सपर्टीज़ ख़त्म हो जाती है। सम ऑफ द पेपर्स आई डिस्कस, उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग के अलावा भी चीज़ें, एज यू लर्न synthetic biology is more than genetic engineering. So you can ask me questions, but I can't guarantee a perfectly accurate response because it's not my expertise. Okay. I think, in fact, हम थोड़ा अगर ये कर लें, can we do half of this as a presentation and then? It's not possible क्योंकि इसको पूरा करना पड़ेगा, आप नहीं होगा। Okay. चलें ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मैं फिर पहले ब्लैक बोर्ड इस्तेमाल करता हूँ। हाँ जी, मैं इस्तेमाल
तो उसे दुख बड़ा हो रहा है ये मिटाते हुए। अच्छा, टॉक का टाइटल था रीपर्पसिंग इन एलियन टेक्नोलॉजी। मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें एलियंस नहीं है आपको। आई वोंट बी टॉकिंग अबाउट एलियंस, बट आई वांट यू टू डू एन एक्सरसाइज विद मी इफ़ यू कैन। और ये शायद शुरू में आपको थोड़ी बचकाना लगे, मगर आई वांट यू टू होप प्रेफरेबली क्लोज योर आइज एंड इमेजिन कि आप एक एक्सप्लोरर हैं इन स्पेस, राइट? You're an explorer in space, and your space machine your spaceship just stopped working. Something's wrong, and you have to crash land on a planet, and the planet you find is Earth. You crash land on Earth, but when you crash land on Earth, there's no humans there. इंसानों के अलावा बाकी सब कुछ है, तो पौधे हैं, बंदर हैं, बैक्टीरिया हैं, यीस्ट है, सब कुछ है, इंसान नहीं है. Now you've crash landed on Earth. And you can open your eyes now. And you're stuck. Your spaceship doesn't work. The question is, with the resources you have on Earth, there's no humans there, there's no human technology, but you have resources on Earth, जो कि normally Earth पे पाए जाते हैं. How do you build back technology? How do you build back things so you can survive and hopefully one day make it back to space? Okay, so this is a question of you can answer, by the way. Think about this and you can answer, and I'll write down those resources on the board, and hopefully we can do an exercise. क्या चीज़ इस्तेमाल करेंगे आप सबसे पहले तो जिंदा रहने के लिए? You've landed on fire, okay. How do you make fire, by the way? Friction, yes, but you need to rub something for friction. And usually the thing people find is wood, right? Stones, okay. So I'm going to say wood is one of your resources. Another resource is stones. One of those resources is biological in nature, right? Wood. पौधे ना होते तुम्हारे पास wood ना होती. Okay. What else are we thinking about? Food, okay. What sort of food? Meat, for example, or fruits and vegetables. Right. So all food is biological in nature. राइट अब आपको अच्छा बाय द वे आपके पास अगर आपने खाना पकाना है तो आपको आग इस्तेमाल करनी पड़ेगी. यू डोंट हैव टू ऑब्वियसली, बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ कि यू हैव द inclinations of technology. You use biology, and human beings have been doing this all their lives, right? Agricultural revolution was turning biology into technology, right? We managed to master plants. So that's my perspective. It's the one I like to use when I'm thinking about synthetic biology, which is that everything around me is alien, right? And I have to somehow use it firstly to understand it. How does it work, right? Because I can't use anything as food. I need to understand the difference between poisonous food and then non-poisonous food, and then to repurpose it for my own benefit. By the way, the thing I find very interesting is that I think your biological bodies are alien to you as well. I can have a conscious thought, but I don't entirely understand how the neurons in my body are functioning to create that consciousness, right? So बस ये एक perspective है which I'm hoping you can have during these lectures. अच्छा, अगर मैं biology देखूँगा अपनी इस crash landed earth के ऊपर जहाँ पे इंसान नहीं है, तो फिर I'll find one common theme amongst all the living things around me, and that's best described. Hopefully I can draw this well. It's been a while since I've used a blackboard. Can you guys recognize this structure, right? It's DNA. Yes, of course, it's below me, right? So this is DNA. You'll find that all living things tend to have DNA in them. But obviously we didn't know that. We had to discover that. And now I can turn on my presentation. Okay, biology as alien technology. Then I can, hopefully I know how to work a clicker. Right, okay. So I'll start with this. ये एक meme है, मगर this is basically the structure of my presentation.
I'm going to tell you जब आप इस alien earth पे crash land करते हैं, you first discover DNA. This is obviously a narrative, this is not how these things go. And you learn to engineer DNA. And then you learn to engineer the bacteria that carry those DNA, because bacteria are generally simpler. You could also engineer your cells, I'm not going to talk about that. And then you learn to engineer entire populations. So I'm going to give you 3 examples. 3 examples मैं आपको दूंगा हर चीज़ के. DNA engineer करना है, bacteria engineer करना है और पूरी populations को engineer करना है. This obviously is the structure of DNA. ये किसी को पता है क्या है वैसे by the way? Apart from Moeez Ahmed and I think anyone in this row. Okay, so this is a picture of the DNA crystal. Early days में जब DNA के बारे में बात हो रही थी and सवाल ये था कि well what does DNA look like? उसके खदोखाल क्या हैं by the way? And then also क्या is DNA the molecule that carries information, right? क्योंकि हो सकता है proteins हो सकता है lipids हो. आप वैसे अगर एक केमिस्ट हैं और आप DNA को देखें बड़ा बोर होंगे उसको देख के क्योंकि यार ये क्या चीज़ है, 2 धागे हैं बीच में उनके बॉन्ड्स हैं, देयर इज़ नथिंग पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग, 3 डायमेंशनल शेप उनकी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, मगर प्रोटीन्स प्रोटीन्स एक तरह से लामहदूद शेप्स में आते हैं, राइट. केराटिन द थिंग दैट मेक्स योर हेयर इज़ अ प्रोटीन एंड दैट अलोन वेरी सो मच. कुछ लोगों के कर्ली बाल होते हैं, कुछ लोगों के स्ट्रेट होते हैं. हेमोग्लोबिन इज़ अ प्रोटीन, डज ब्यूटिफुल थिंग्स. It's fine tuned to carry oxygen inside of you at different concentrations. So we thought proteins were more interesting, but turns out that DNA is the thing that carries our genetic information. हमारी जो heredity है वो DNA determine करता है. So this is a picture taken of the DNA crystal और इसको देख के these guys, Watson and Crick, they figured out the structure of DNA. And you can do some math by the way. होता क्या कि आप उस क्रिस्टल के ऊपर एक्सरे फेंकते हैं, एक्सरे से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, you get this picture, you can calculate distances, you can do a Fourier analysis which again I don't know as much as the mathematicians do, and you can figure out the details of the DNA structure. This is how we normally do science, right? One of the major ways we do science is an example लेते हैं, हम उसके ऊपर से कोई रीडिंग्स निकालते हैं और हम उस रीडिंग्स का मतलब क्या है हम जानने की कोशिश करते हैं. अच्छा, अब अगर मैं आपको बता दूं कि मैंने ये तस्वीर लेके DNA का स्ट्रक्चर डिटरमिन किया है तो आप कहेंगे अच्छा इतनी अच्छी तरह तुम जानते हो कि DNA का ये स्ट्रक्चर है तो तुम क्या DNA का स्ट्रक्चर तब्दील कर सकते हो. यानी कि अगर तुम्हें रूल्स बताएं जिससे कि DNA का स्ट्रक्चर डिटरमिन होता है तो श्योरली यू कैन ट्विस्ट दोज रूल्स. इफ़ योर थियरी इज़ गुड इनफ यू कैन मेक सर्टेन प्रेडिक्शंस अबाउट हाउ द DNA स्ट्रक्चर विल चेंज डिटरमिन ऑन व्हाट यू डू टू इट. तो दैट्स अनदर वे ऑफ फाइंडिंग थिंग्स आउट. And this guy, Paul Rothmund, he was like, मैं करके दिखाता हूँ आपको, right? He was like, आप मुझे बताएं कि आपने DNA के साथ अगर आप कोई भी शेप बना सकते हैं तो आप क्या शेप बनाएंगे. This again, by the way, is an audience question. तो what shape would you like to make with DNA? Think of simple shapes, by the way, because शुरू कर रहे हैं maybe. Like circle, square. Okay, circle, right? Donut, okay, yes. Circular shape so far. He decided to make a smiley face, by the way, because why not? And the way he decided to do it, again, I'm going to have to go back to my blackboard for this. So I'm going to have to alternate. ये ऊपर हो सकता है? How do you want? So let's pull it. ठीक है. I think I can draw over here. Okay. DNA का structure क्या है, by the way? It's 2 strands, ये 2 strands एंटी पैरेलल एक दूसरे के साथ और ये आपस में ट्विस्ट कर रहे हैं. पॉल साहब ने कहा कि यार ये जो 2 strands हैं ना ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैं ऐसा कोई DNA ढूंढता हूँ जो कि सिंगल स्ट्रैंड हो. अब बैक्टीरिया आर डबल स्ट्रैंडेड, माई DNA वुड बी डबल स्ट्रैंडेड, बट देयर इज़ अ वायरस, इट्स कॉल्ड M13 बैक्टीरियोफेज, जिसका सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होता है. एंड इट्स सिंगल स्ट्रैंडेड बिकॉज इट्स जस्ट सिंपलर. और ये वायरस ग्रो करता है बैक्टीरिया के अंदर, ई कोलाई बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रो करता है, उसको इन्फेक्ट करता है. तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं ज़्यादा सारी बकेट्स बना सकता हूँ ई कोलाई बैक्टीरिया की, उसको कल्चर कर सकता हूँ और उसमें से ये सिंगल स्ट्रैंडेड DNA इस वायरस का निकाल सकता हूँ. और उसको निकाल के मैं उसको एक स्ट्रक्चर दे सकता हूँ. या श्योर, ओके. Okay, so
डीएनए के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ जो आई थिंक आप लोगों को पता होगी बट आई शुड मेंशन एनीवेज इज ऑब्वियसली हाउ डज डीएनए इनकोड इन्फॉर्मेशन. हाउ इज़ इट कि एक छोटे से मॉलिक्यूल ने मेरे सेल्स को ये बताना है कि you know I'm going to have certain specificities about my cells, certain peculiarities. तो normally DNA, the double stranded DNA, उसका एक कोड होता है, right? It's A, T, C, G. This looks like letters, but this isn't in fact letters, right? It's a chemical. So what A means is actually a chemical moiety. A is a base. पिरामिडियन बेसिस होते हैं, प्योरियन बेसिस होते हैं और वापस में कनेक्शंस बनाते हैं एंड दीज कनेक्शंस आर हाईली स्पेसिफिक. एंड व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ कि ए हमेशा टी के साथ पेयर करता है, टी हमेशा ए के साथ पेयर करता है ऑब्वियसली, सी हमेशा जी के साथ पेयर करता है और जी हमेशा सी के साथ पेयर करता है. एंड दैट्स एक्चुअली हाउ द डीएनए मॉलिक्यूल you these two different molecules will form parallel structures with each other. Now it's fairly, especially for the computer science people, it's fairly easy to understand that this is a kind of a code, right? I can determine that मैंने कोई लफ्ज़ लिखना है, for example, I want to write my name Moeez. तो फिर मैं कहूँगा कि अच्छा मैं M को एक certain set of letters denote कर देता हूँ, तो ATC could be M, and then GCG could be O, and then I could write my entire name in DNA using that method. Okay. The cool thing about this is, by the way, कि क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दिस इज़ अ बॉन्ड दैट अकर्स बिटवीन दीज बेसिस, व्हाट दैट मीन्स इज कि इस बॉन्डिंग के साथ डीएनए का स्ट्रक्चर भी चेंज होता है. एंड इफ आई हैव अ लीनियर डीएनए, ओके, लेट्स से यहाँ पे ए है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे जी है. ये फर्ज करें मेरे पास लीनियर डीएनए. आई कैन डू दिस थिंग वेयर आई कैन मेक अ स्टेपल. नाउ अ स्टेपल इज सिंपली अ सॉर्ट ऑफ, चलिए यहाँ पे एक टी और लगाता हूँ. अ स्टेपल इज़ अ डीएनए मॉलिक्यूल जो कि इस लंबे सारे डिसऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर को एक थोड़ा मोर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दे सकता है. एंड my staple would have to have a particular sequence. So what I mean by that is I can make a staple which has the code A, T, and let's say यहाँ पे मैं एक C और लगा देता हूँ. So it would have a G, a C and a T. And basically what should happen is कि जो मेरे इस disordered DNA structure का strand था, ये जो disordered DNA strand था, it connects with my staple in such a way कि ये hairpin बन जाता है और बाकी जो connections हैं वो hydrogen bonding बना लेती हैं. कहने का मेरा मतलब ये है कि बीच में सीक्वेंस था GCT का, ये इधर आ गया और जो ये दो सीक्वेंसेस थे ये मेरे स्टेपल ने कैप्चर कर लिए. तो मैंने जस्ट बाय चेंजिंग द कोड ऑन माय स्टेपल आई हैव गिवन दिस डीएनए अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. डू यू गाइस फॉलो दैट सो फार? ओके, दैट्स गुड. राइट, तो मैं ये बार बार कर सकता हूँ. जो पॉल रॉथमंड साहब थे, बाय द वे पॉल रॉथमंड द वे ही डिड इट इज़ क्वाइट फनी. ही हैड अ फैकल्टी पोजीशन एट कैलटेक and he just started his postdoc and then he vanished and no one noticed. And he worked on this initially in code and then he published this paper without anyone else on it. Which is quite uncommon in biology, at least, or biotech. This is a single author publication that started an entire field in the mid 2000s. So it's quite funny how he did it. What Paul did was उसने वही स्टेपल्स इस्तेमाल करके इस तरह का एक स्क्वायर सा लैटिस बना दिया. एंड द वे दी स्टेपल्स वर्क वाज कि एक सिंगल लीनियर
DNA है उस वायरस का, और ये स्टेपल्स इस तरह दो टर्न्स को कनेक्ट कर रहे हैं. And by the way, if you're interested in making DNA structures on your own, at least theoretically, you can go on Paul's website और आप उसे एक शेप दे सकते हैं, and the website can give you the sequence of the staples, जो फिर आप किसी कंपनी को ऑर्डर कर सकते हैं और वो DNA आपको दे देगी. उस DNA को आपने मिक्स करना है वाटर के अंदर, उसे थोड़ा सा हीट करना है according to Paul's protocol, and you can make these structures. Okay. So these are rigid molecules? They start off in solution, but then they purify them and dehydrate them to do atomic force microscopy on them. So I would say at the end they're rigid, but not initially, if that makes sense. You need solution and lack of rigidity to make the structures initially. Yeah. I don't entirely understand the entropy behind it though. Yeah. Suppose I was to apply. So my question is whether these are rigid structures, and what that means is that suppose I was to apply pressure, would the shape of the molecule change? That's a good question. I think at least जिस तरह ये माइक्रोस्कोपी कर रहे हैं, at least to detect कि वो structure बना है कि नहीं बना, उसमें they're actually applying some sort of force using AFM, atomic force microscopy. अब आपके सवाल से मैं ये ताल्लुक़ निकाल रहा हूँ कि जब वो इस तरह की माइक्रोस्कोपी कर रहे हैं, is that creating any artifacts and distorting the structures themselves? They don't talk about it in the paper. Yeah, I suppose I don't have a good answer to your question. I don't know. Right. Because the DNA molecule itself is very fluid. It's all coiled up, and it can go from one shape to the other within the cell's nucleus. But this thing that you've drawn over there with pins, staples, the question is whether that would retain its ability to change shapes or not. Part of the reason, the way we're taught it, is the reason why DNA has a lack of rigidity is to do with the fact it's in solution. And when they have to do AFM on these structures, they move it out of solution and dehydrate it. They did play around a lot with the concentration of salts in their solution, जिसके अंदर it's a one-pot reaction जिसके अंदर वो heat up कर रहे हैं to 98 degrees Celsius and then cooling back down. Initially, they found a lot of problems. They just weren't getting the structures they wanted, which may have to do with the fact that you need a very particular salt concentration, and then you have to dehydrate the molecule ताकि उसकी कोई rigidity आपको बरकरार रहे. Yeah. Okay, so मैंने आपको बता तो दिया कि मैं आपको स्माइली फेस बना के दूंगा. अभी मैंने सिर्फ स्क्वायर बनाया है. जिस तरीके से स्क्वायर बना है उसी तरीके से आप स्माइली फेस भी बना सकते हैं. You just need the right staples in the right places. You need the right sequence का DNA. And that's one thing, but the other thing is कि मेरा जो structure बनेगा वो इतना छोटा होगा कि you need some sort of microscopy to visualize it. And what Paul used was atomic force microscopy. ये एक बहुत बड़ी oversimplification है, but the way it works is you have a structure which is shown here in blue. You have a pin-like system that's connected to that structure, or is at least touching it, sort of like how you have those discs जिनके ऊपर pins होती हैं and you're playing them. Exactly, yes. And then you have a laser bouncing off of that pin, which notices any deflection in the shape. And you can do that, and what you will find is you can make different structures using DNA, and these are AFM results. So this is roughly 165 nanometers, यानी कि 1 मीटर का 10 to the power -9, right? ये एक smiley face जो मैं इधर दिखा रहा हूँ, it's 70 times smaller than a red blood cell, which is pretty small, मगर
Proteins tend to be smaller than that. Another thing you'll notice is that about 70% they say in the paper, 70% of the shapes are fine. बाकी जो 30% shapes बनती हैं, they have some sort of distortion. And this was one of those unique instances जहाँ पे engineering with DNA taught you some of the fundamentals of why biology chooses certain things. What I mean by that is कि Paul, अगर आप DNA के molecule को देखें तो आप देखेंगे कि तकरीबन 10.4 bases होते हैं, वो A, T, C's और G's, और फिर एक DNA की turn मुकम्मल होती है. Paul decided that he wanted to change that number for certain reasons, and he went with, I believe, 10.6. And what he found was that just that minor change resulted in a low efficiency of the structures. You know, वो सारे structures जो वो चाहते थे वो हमेशा नहीं बनते थे. And you can change that. He went back to 10.4 and he found. But these are masks were these made using masks of some kind? Because nature would never choose a shape like that, like the smiley or any one of these. There has to be something that will guide the molecules into these places. What's that? It's the staples. It's the complementarity of those staples to the linear DNA. Yeah, but still doesn't answer my question. The staples will stick together. Okay, but what is it that will give the smiley its two eyes, the mouth, and so forth? There's got to be some kind of a mask. You've got to tell the atoms to go and sit in those places. Well, the way you're doing it is that the staples are the pre-designed instructions that are telling the larger DNA molecule to develop a certain fold. So just the same way I can fold my linear DNA into a square by telling it to by placing a staple at the corner where the square should have had a corner, I can tell my linear DNA to have a certain fold or a certain spherical feature where I want it in the smiley. I suppose, is your question more about the fact that why there are holes in the entire structure at certain places? Yeah, so it has to be designed in that way. Yeah. What are the instructions that you give for producing a particular pattern or a face or? You mean in terms of the code that goes into the website, which gives you the staples? What is the procedure by which you make a smiley? Yeah, so 2 of these structures were drawn by hand, actually. And then Paul he developed code which would give him the output as the staples, which he could then order and get synthesized for his reaction. The remaining he drew within the cadnano.org, the software itself. I don't know the details about the software and how you would use it. Because I had to look at it and I didn't understand the code at least. Yeah, but no, fair question. I would go back to the paper and get back to you about it. Okay. Right. So, अगर आप DNA के साथ structures बना सकते हैं, तो फिर one thing you can do, or one thing you can at least think about, is can I make more complex structures that are 3-dimensional? Science fiction में एक बड़ी बात होती है कि why can't I just have a microscopic nanorobot that can go in my cells, recognize the right cells, and release the right medicines in there? You know, this is largely science fiction, I think. Magar, we can get close to it. At least some scientists tried getting close to it. This is George Church, by the way. He's considered one of the fathers of synthetic biology because he was involved with the Human Genome Project. So, this project में सबसे पहली दफ़ा इंसानों का genome sequence किया गया, all of the DNA inside of them, which by the way is not true. अगर आप, if you go to this is a side note, but it's only now we have a full length genome of humans from one telomere to another telomere. Telomeres
are the ends of chromosomes. But खैर that's not entirely necessary. ज़्यादातर DNA जो humans का sequence किया गया था वो जॉर्ज चर्च के ज़माने में किया गया था, and he was one of the people involved with that project. Right. Okay, so when I ask you guys what a robot is, right, because we're thinking of making a nanorobot जो कि उस science fiction की approximation के करीब आ सके कम से कम. What do you think defines a robot, right? एक robot में क्या खासियत होनी चाहिए? Follows instructions. Okay, brilliant. यानी कि मैंने उससे पहले बताया हुआ कि यार जब तुम इधर जाओगे तो right hand भी आ सकता है, left hand भी आ सकता है, but maybe take a left turn, right? I told you to take a left turn in advance, right? So I personally think of that as logic, or at least अगर आपके पास logic embed करने का कोई तरीका हो अपने system के अंदर, आप उसको एक set of instructions बता सकते हैं और program कर सकते हैं उसके अंदर. And synthetic biology as a field developed largely when computer scientists, programmers, looked at biology and they decided, yeah, I can program that. You know, there has to be a way for me to program cells, to program DNA, and to program larger populations. Okay, so जॉर्ज चर्च का क्या तरीका था एक DNA नैनोरोबोट बनाने का जिसको वो प्रोग्राम कर सके. ये स्ट्रक्चर आपको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा मगर लार्जली ये उसी तरह के स्क्वायर्स हैं एंड देर यूजिंग द सेम टेक्निक, देर यूजिंग द सेम सॉफ्टवेयर कैड नैनो जिसके अंदर उन्होंने स्टेपल्स डाल के DNA को, लीनियर DNA को एक ख़ास स्ट्रक्चर देना चाह रहे थे. इसमें ख़ासियत ये कि ये दो स्क्वायर्स हैं, ये दो लिड्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं और इनके एंड्स पे यू हैव दीज लॉक्स. और जिस तरह DNA it folds into a specific structure because of the sequence it has, right? वो जो anti-parallel strands हैं वो complementary sequence है उनका आपस में. A goes with T, C goes with G. That's what gives that the structure. The sequence of this lock is complementary to this lock, and the sequence of this lock is complementary to this lock. इसका मतलब ये है कि क्योंकि ये आपस में complementary हैं, ये आपस में जुड़ना चाहेंगे because of hydrogen bonding, and this entire structure is normally closed. And on the inside of the structure, you can place antibodies, right? आप antibodies डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ जिसका कोई medicinal purpose हो, उसको आप इस structure के अंदर डाल सकते हैं chemically. And normally your lid is closed, but your logs have an interesting thing. अगर एक ख़ास protein इनके साथ bind करे, and this can be different proteins, this can be antigens जो कि किसी सेल के ऊपर मौजूद होते हैं. And what are antigens? Well, all our cells have the same DNA inside of them, but not all of our cells are the same. We know that क्योंकि my skin cells are different from my heart cells. And one thing that differentiates these cells is the proteins they're making. The DNA tells these cells कि क्या protein बनाना है. And so you want a system, you want a nanorobot जो कि ख़ास सेल्स पे जा सके, उनके प्रोटीन्स को रिकग्नाइज़ करे और सिर्फ तब खुले जब वो ख़ास सेल्स जो कि ख़ास प्रोटीन्स बना रहे हैं वो मौजूद हों और कोई सेल्स जो कि कोई मुख्तलिफ प्रोटीन बना रहे हैं वो मौजूद ना हो. एंड सो द वे दीज लॉक्स वर्क इज़ के अगर वो ख़ास प्रोटीन इन दिस केस इट वाज हैज़ एनीवन हर्ड अबाउट PRP ट्रीटमेंट? Yes, okay. Sorry. It's quite common here, yeah. Yeah, okay. PRP is platelets, right? Right. Inject platelets. हाँ, तो होता क्या है कि वो आपके खून में से प्लेटलेट्स निकालते हैं और वो आपके बालों में इंजेक्ट, स्किन में इंजेक्ट कर देंगे या फिर wherever you want higher growth of certain cells. The protein that these logs are recognizing is platelet derived growth factor जो कि ख़ास सेल्स के ऊपर होता है. In a lot of cancers, that's one of the proteins you want to recognize. And these logs ये bind करेंगे उस प्रोटीन के साथ. जब ये उस प्रोटीन के साथ bind करेंगे तो the way the energetics works out is कि इनकी binding with each other is weakened and this bin can open up. तो what that means is कि मेरा जो bin है वो normally closed है. जब वो ख़ास प्रोटीन्स मौजूद हैं तब उसका लॉक खुल जाएगा और जो अंदर की एंटीबॉडीज़ हैं वो एक्सपोज हो जाएंगी. अच्छा, अब ये क्यों ज़रूरी है? ये ज़रूरी इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा, स्पीकिंग ऑफ हेयर ग्रोथ एंड स्किन, कैंसर पेशेंट्स
don't have any hair when they're undergoing chemotherapy. And part of the reason is that chemotherapy isn't very specific. It kills your cancer cells, but it also kills other cells in your body, for example, the hair, and targets other things, which is why आपकी health बड़ी deteriorate होती है जब आप chemotherapy लेते हैं. The question was कि can I make a nanorobot जो कि ख़ास proteins को recognize कर सके मेरे cancer cells के ऊपर और सिर्फ उन्हें मारे, सिर्फ तब खुले जब वो cancer cells मौजूद हैं. And that's what this team did. This is transmission electron microscopy. Very simply put, you're firing electrons at your structures. The electrons are bouncing back, and based on that response, आप एक shape बना सकते हैं उस structure की. And what you'll notice is कि I think when those proteins are present, आपका डब्बा खुला है, right? When those proteins are not present, it's closed. There's a lot more control experiments that they did. I wish मैं आपको बता सकता उसके बारे में, but I'm not delving deep into the details of this experiment. But do ask me, please, and I'll try to answer to the extent of my knowledge. Okay. और by the way, अगर ये इतना अच्छा चलता है तो फिर अगर ये इतना अच्छा काम करता है तो why don't we have a good chemotherapy yet? One answer for that is they injected this in a mouse, and they found that the mouse just pisses the entire protein out. The nanorobot you made, it's not in your bloodstream for a long enough time, because it accumulates in the kidneys and then it's released in the urine. The team was like, we can solve that. हम ना ऐसा करते हैं, इसके इर्द गिर्द एक लिपिड्स की लेयर बना लेते हैं जिसकी वजह से शायद ये थोड़ा ब्लड के अंदर ज़्यादा देर तक रहेगा. And what they found was कि now your nanorobot or your protein is in the blood, मगर उसका वो opening और closing का mechanism सही तरह काम नहीं कर रहा. तो my point is, with any engineering, especially I think the computer scientists will relate, when you have to debug something, that's usually the worst part. But with any engineering design, there's a process of optimization. And so a lot of these things are still being optimized. You can't put every kind of antigen over there. Yeah, no, you can't. It's only those that will not bond with the sides. Yeah. Yeah. You mean the antigens on the LOX or the antibodies inside? Inside, which you want to inject, which you want the cell, which you want injected into the cell. Yes. So not everything can be put over there. Yes, absolutely. So they were limited to gold nanoparticles, and then they were limited to certain antibodies. उसकी एक वजह ये भी थी कि एक तो you're restricted by the size of the antibodies, क्योंकि what is it that determines the transition from a closed state to an open state? It's thermodynamics, right? यानी कि I have to make it energetically more feasible for my structure कि वो एक ख़ास वक्त पे बंद रहे और एक ख़ास वक्त पे खुल जाए. And that restricts the parameters you can work with. By the way, जिस तरह इन्होंने antibodies bind की हुई थी was, I thought, clever. आप ना antibody के ऊपर भी एक थोड़ा सा DNA staple लगा सकते हैं और उसको आप अपने bin के अंदर भी वो staple डाल सकते हैं जो उससे complementary हो और दोनों आपस में मैच करते हैं तो antibody उसके अंदर जुड़ी रहती है. Which by the way, ये structure जो है ये perfect नहीं था. यहाँ पे I think they had 6 staples, but they found कि usually सिर्फ 4 antibodies उस bin के अंदर रहती हैं. You can't sequester all the antibodies in the bin. Okay, that's DNA engineering. इस पे by the way और भी चीज़ें हैं. If you're interested, you can learn about DNA computing. Paul Rothman, by the way, the guy who worked on the first structure, the smiley faces, he spent a lot of time thinking about DNA computing, and he realized that it's at least not feasible, or if it is feasible, it won't be any faster than normal computing. I don't have the expertise to comment on whether he was right, but I think it's an exciting field. Okay, so मैंने अभी DNA के बारे में बात की. ये बताना ज़रूरी है कि DNA क्यों heredity molecule है, why is it not proteins or RNA? If this is very basic, let me know, but I find it helps to discuss this information. So I'm going to go back on the blackboard.
ओके सो मैं वही डायग्राम ड्रॉ करूँगा जो कि फ्रांसिस क्रिक ने ड्रॉ किया था when he was discussing the central dogma of biology. Dogma by the way में बड़ा restricting लफ्ज़ लगता है. फ्रांसिस क्रिक साहब जिन्होंने DNA के स्ट्रक्चर पे काम किया, he didn't mean it like that. He later said that dogma was perhaps the wrong word. Maybe I should have called it theory, or well, maybe I should have called it something else. Also, by the way, Watson and Crick didn't do that many experiments. And जो तस्वीर भी आपको दिखाई मैंने DNA की, जो वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की तस्वीर थी, वो रोजलिंड फ्रैंकलिन ने ली थी, who was working, I believe, at King's College London, and she never gave it to them directly. उसकी बुनियाद पे Watson and Crick ने describe किया कि DNA का structure कैसा है, but they got it through questionable means, and they won the Nobel Prize for it, but Rosalind Franklin didn't. When Watson and Crick won the Nobel Prize, a very major chemist at the time, he said something along the lines of the fact that two pygmies बहुत छोटे लोग होते हैं, can cast such a large shadow only goes to say how late in the day it is. जो कि बायोलॉजी में इससे बड़ी जुगत आप नहीं सोच सकते. यानी कि दिन इतना गुजर चुका है कि इतने छोटे से लोग इतना बड़ा शैडो कास्ट कर रहे हैं इस फील्ड पे. But this is just an interesting aside. I think they did some very useful work. One thing that they did was they said कि because we have computer scientists over here, you guys can think about information flow. What they said was in the central dogma कि information जो है वो ज़्यादातर बायोलॉजी में DNA से RNA में जाती है. RNA क्या है? RNA DNA की तरह का ही एक मॉलिक्यूल है. That's all you need to know. एक intermediate molecule है. But it's very interesting. There's more to RNA than just that. It goes directly from DNA to protein. Protein से वापस नहीं जा सकती. DNA दोबारा अपने जैसे और बना सकता है. And this happens all the time. जब आपके cells reproduce करते हैं तो फिर वो अपने DNA की multiple copies बनाते हैं. But protein से आप DNA तक नहीं जा सकते. This is very simple, but I'm just describing it here क्योंकि not everyone has that knowledge. दूसरी एक मैं चीज़ जो सवाल पहले मैंने किया था, so I talked about PRP. This is quite funny, but I find कि मैं जैसे जैसे बड़ा हो रहा हूँ, and I think it's a cost of doing my PhD, my hair are falling out. One interesting biological question is कि यार मेरे सेल्स के अंदर DNA, हेयर सेल्स के अंदर, the hair follicle cells, उनके अंदर DNA हमेशा से एक जैसा रहा, right? We all agree to that, right? But they're giving me different behaviors. जब मैं बच्चा था तो बाल बन रहे थे, जब मैं बड़ा हुआ तो फिर गिरना शुरू हो गए. So there's something in my cells, there's something telling my DNA not to make the hair protein. Somehow my environment is telling my cells how to read their DNA. And this was an interesting question for biologists. By the way, the hair follicle cells are associated with testosterone. Testosterone is converted to DHT, वो आपके hair follicle cells को affect करती है. सिर्फ scalp के cells को करती है apparently, आपकी दाढ़ी के cells को नहीं करती. तो that's quite interesting. But my point is कि हमारे cells के लिए DNA ना काफ़ी है, वो environment से भी signals लेते हैं. सवाल ये है कि cells को कैसे पता लगता है कि environment क्या है और उस environment से signal, input signal DNA तक कैसे जाता है. तो there were these guys in the Pasteur Institute in France, Jacob and Monod उनका नाम था. They said कि यार ह्यूमन सेल्स के साथ तो हम ये डिस्कवर शायद ना कर सकें, बट बैक्टीरिया शायद थोड़े सिंपल हैं, तो हम ये फिनोमेना बैक्टीरिया में थोड़ा डिस्कवर कर सकते हैं. तो what I'm drawing over here is the DNA that they were working with. I won't talk about the experiments that they did, but please Google them. One of them was called the pajama experiment. One of them was called coitus interruptus, because they were basically mating bacteria together. मगर वो उस mating को interrupt करते थे by putting them in a blender. This is a kitchen blender. It's a very normal blender. And they won the Nobel Prize for this stuff. तो कोई भी जीत सकता है, आप कोशिश करें ज़रा.
Okay, so this is the DNA that they were working with. I'll describe what it is. पहले मैं ये बना लूँ, क्योंकि by the way थोड़ा छोटा बनेगा. True. अच्छा. We don't have a big enough blender for Pakistan. That's a joke. अच्छा. Okay, so मेरी राइटिंग बहुत बुरी है, बट दिस इज रिप्रेसर. यस, आई शुड यूज़ वाइट, बट आई हैव टू कलर कोड इट, तो शायद ग्रीन जो है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. नहीं है मेरे पास, ग्रीन है, आई गॉट. हाँ जी. ओके, लेट्स सी हाउ दिस गोज़. अच्छा. Do you guys know what a gene is? Gene आपके मुताबिक, yes. Functional unit of heredity. DNA का एक पीस, एक टुकड़ा DNA का. Awesome. Okay. But obviously, like I said, मेरे बालों के सेल्स के पास वो केराटिन बनाने की जीन तो हर वक्त है, but there's something else that stops that gene from being produced, and that thing is a promoter. मैं यहाँ पे सिर्फ promote लिख रहा हूँ, मगर basically एक promoter एक DNA का सीक्वेंस है जो अमूमन मेरी जीन से पहले पाया जाता है, और अलग अलग प्रोटीन्स उस promoter के साथ इंटरैक्ट करते हैं. इस सिस्टम में, जो कि ई कोलाई का सिस्टम है, ई कोलाई बाय द वे वाज ए बैक्टीरिया जो कि बच्चों को डिसेंट्री दे रहा था बहुत ज़्यादा इन द 1800s, अभी भी देता है. एंड बायोलॉजिस्ट डिसाइडेड कि ये तो बहुत मज़े की चीज़ है, तो हम इसी पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं सारे. तो अ लॉट ऑफ वर्क हैपन्स इन ई कोलाई. इट्स जस्ट अ बैक्टीरिया. ओके, ऑपरेटर. लैग जीन्स. अच्छा, अगर आप ई कोलाई हैं तो आपके दो मसले हैं. आपने खाना खाना है, आपने ग्लूकोज कंज्यूम करना है, और आपने रिप्रोड्यूस करना है. और भी बहुत मसले, बाय द वे, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम ओवर सिंप्लीफाइंग, बट फॉर आवर पर्पसेस ई कोलाई ने ग्लूकोज खाना है. ई कोलाई दो तरीक़ों से ग्लूकोज खा सकता है. या तो ग्लूकोज डायरेक्टली उसके पास इन्वायरमेंट में हो, या फिर उसकी इन्वायरमेंट में हो लैक्टोज. लैक्टोज भी एक शुगर है. लैक्टोज को वो तोड़ता है, उसमें से ग्लूकोज बनती है, ग्लूकोज को वो एनर्जी के लिए यूज़ करता है. ई कोलाई को कैसे पता कि मेरी इन्वायरमेंट में ग्लूकोज है कि लैक्टोज है? और नंबर दो, ई कोलाई के पास ये जीन्स हैं जिनको कहते हैं लैक जीन्स. ओके, और ये उस लैक्टोज को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उसे शटल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं. इनके काफ़ी ज़्यादा काम है. तो ई कोलाई को कैसे पता कि जब मेरे पास ग्लूकोज मौजूद है तो मैंने इन जीन्स का इस्तेमाल नहीं करना, मगर जब मेरे पास लैक्टोज मौजूद है तो फिर मैंने इन जीन्स को एक्सप्रेस करना है. दैट्स व्हाट जेकब एंड मोनोड वर ट्राइंग टू फिगर आउट, एंड दे फिगर्ड आउट कि जो ई कोलाई की लैक जीन्स हैं, इनसे पहले ये सारा सामान है. ये एक रिप्रेसर का प्रोमोटर है जो कि एक रिप्रेसर जीन पैदा करता है. नॉर्मली व्हेन वी थिंक अबाउट रिप्रेसर्स, वी थिंक अबाउट थिंग्स दैट रिप्रेस, दे स्टॉप समथिंग फ्रॉम फंक्शनिंग. You can think about it like something that an off switch, it turns something off. So that's exactly what the repressor gene is doing. It makes a repressor जो कि यहाँ पे हमारे लैक जीन्स के साथ बाइंड होता है. ओके, ये मेरा रिप्रेसर है, एंड इट स्टॉप्स दीज जीन्स फ्रॉम बीइंग प्रोड्यूस्ड. तो हर वक्त ई कोलाई में नॉर्मल स्टेट अगर ग्लूकोज मौजूद है, इसके ये रिप्रेसर प्रोटीन बन रहा है, ये यहाँ पे बाइंड हो रहा है, और ये इन लैक जीन्स को पैदा होने से रोक रहा है. मगर अगर आपके पास लैक्टोज मौजूद है तो वो लैक्टोज का एक्चुअली लैक्टोज का डेरिवेटिव है, बट लैक्टोज यहाँ आता है, इट बाइंड्स टू द रिप्रेसर, स्टॉप्स इट फ्रॉम बाइंडिंग टू द डीएनए, और फिर आप लैक जीन्स पैदा कर सकते हैं.
अब आप लैक्टोज की जीन्स पैदा कर सकते हैं जो कि उस लैक्टोज को तोड़ सकती हैं, एंजाइम्स हैं विच कैन मेक द इकोलाई यूज द लैक्टोज. This is slightly complicated, but all I'm trying to say is कि bacteria have already figured out logic. उनका logic क्या है कि if glucose present, inhibit lac genes, right? No lac genes needed. If lactose present, produce lac genes. So the biology already has a kind of logic inside of it. This was in the, I think, later half of the 20th century जब हमने ये system discover किया, Jacob and Monod ने, and they got the Nobel Prize for this. Also, by the way, Are these genes physically close to each other on the DNA? yeah, Next to each other? How many genes away? yeah. So the lac repressor की जो promoter की gene है is upstream, यानी कि it's earlier on in the DNA. There's a few genes in the middle. I don't know the exact bases का difference. मगर जो बाकी lac genes का system है, they're all together. They're in the same operon हम कहते हैं, यानी कि an operon is a cluster of genes and promoters together. By the way, ये होना ज़रूरी नहीं है. तो अगर आप mammalian cells के बारे में सोचें, मेरे बालों के cells पे आ जाएं दोबारा, आप पाएंगे कि 10 मेगा बेसिस दूर कोई एक DNA का चंक हो सकता है जो कि यूँ DNA मुड़ के एक promoter पे आ रहा है और उसको इनहिबिट कर रहा है क्योंकि वो आपस में इंटरेक्शन हो रही है उनकी थ्रू सर्टन प्रोटीन्स. तो येस, एंड अ लॉट ऑफ द टाइम्स दीज नेटवर्क्स आर्ट वेरी सिंपल. देयर इज मल्टी सब यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स, अलग अलग प्रोटीन्स हैं जो एक ही DNA पे काम कर रहे होते हैं अमूमन. एंड बायो इन्फॉर्मेटिशन जो कि बायोलॉजी के कंप्यूटर साइंटिस्ट्स हैं उनके लिए इट्स क्वाइट हार्ड टू फिगर आउट कि DNA का कौन सा हिस्सा जो कि 10 मेगा बेसिस दूर होगा कौन से दूसरे हिस्से के साथ काम कर रहा है. We have experiments to deal with this, by the way. Okay. Right. अच्छा, मैंने आपको 1960 something की research बताई है, मगर synthetic biology, by the way, really just started in the 2000s. But it's important to know the fundamentals before you can start engineering. तो सवाल ये है कि ये तो biology करती है ना, क्या मैं can I do something better than this? Can I engineer genetic logic in my E. coli? अच्छा, I'll give you the most, not weird, but I guess the thing I enjoy the most, which is क्या मैं एक ऐसा बैक्टीरिया बना सकता हूँ जो कि जब मैं चाहूँ तो हरा हो जाए, यानी कि glow in the dark bacteria. It gives me a green glow and then it goes away, and the green glow comes back and then the green glow goes away. So what I want to make is a bacteria जिसमें ग्रीन ग्लो का वेव्स पैदा होने हैं. इट्स ऑसिलेटिंग बिटवीन ग्रीन एंड नॉट ग्रीन. एंड फॉर माई ग्रीन ग्लो आई कैन यूज़ अ जीन दैट कम्स फ्रॉम एक्वेरिया विक्टोरिया. ये एक जेली फिश है जो एक प्रोटीन पैदा करती है जिसका नाम है ग्रीन फ्लोरेसेंट प्रोटीन. अगर आप इस प्रोटीन पर यूवी लाइट डालते हैं तो फिर you have something called excitation, and it results in green light being emitted from the protein. So in the presence of UV light, the protein will give you green fluorescence. And biologists love it. हम हर चीज़ में इसको डालते हैं. And I want to make my bacteria produce this green bright glow, but only at certain intervals. Okay. And this is the system I'm using to do that. It looks complicated, but it's not. All I'm doing over here, you guys remember those repressors? I have 3 different repressors, TET, R, lambda CL or LAC L. The names don't matter. होता क्या है कि फ़र्ज़ करें ये प्रोमोटर ही ये TET R को पैदा कर रहा है. TET R पैदा हो गई, वो इनहिबिट कर रही है लैम्डा CL को. लैम्डा CL इनहिबिट कर रहा है LAC L को, LAC L इनहिबिट कर रहा है TET R को. तो इट्स 3 रिप्रेसर्स जो आपस में एक दूसरे के साथ एक नेगेटिव फीडबैक लूप में बंधे हुए हैं और एक दूसरे को इनहिबिट कर रहे हैं. नाउ मेरे पास एक रिपोर्टर सिस्टम भी है. रिपोर्टर सिस्टम में क्या है कि अगर TET R मौजूद है तो फिर GFP नहीं बनता. विद दैट सेम रिप्रेसर दैट आई टॉक्ड अबाउट, उसी तरह का सिस्टम है. TET R मौजूद है तो GFP नहीं बनता, आपका बैक्टीरिया ग्लो नहीं करता. अगर TET R मौजूद नहीं है तो GFP बनेगा और आपका बैक्टीरिया ग्लो करेगा. This is research that was done by Michael Elowitz or Laber
at Caltech. They in 2000 and काफ़ी लोग जब आप सिंथेटिक बायोलॉजी की बात करते हैं कहते हैं सन 2000 में सिंथेटिक बायोलॉजी शुरू हुई थी क्योंकि इन लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट्स किए थे. डिबेटेबल है बट आई थिंक देयर इज़ मेरिट टू दैट आर्गूमेंट बिकॉज ये सिस्टम है. I can write a set of differential equations that describe this system. And these differential equations take into account things like the concentration of each protein, यानी कि ये जो protein है tet r, lambda cl, lac l, ये कितनी तेज़ी से डिग्रेड हो रहे हैं मेरे सेल्स के अंदर, बनते हैं और फिर डिग्रेड हो जाते हैं, बनते हैं और फिर डिग्रेड हो जाते हैं, तो पेस क्या है उस डिग्रेडेशन का. द अदर थिंग इज़ RNA. ये जीन्स जो हैं ये RNA से जो प्रोटीन बना रही हैं उसकी रेट क्या है, RNA कितना है और प्रोटीन कितना है और दोनों का बीच में रेशियो क्या है. यू डोंट नो दीज वैल्यूज़ बट यू डोंट हैव टू नो देम टू नेसेसरली मॉडल देम मैथमेटिकली. तो दैट्स व्हाट दे डिड. आई एम गोइंग टू, अच्छा बाय द वे आई हैव दिस लिंक अवेलेबल बट आई डोंट थिंक वी कैन ओपन इट. Instead, I think what I'll do is I'll show you the optimized version. अगर आप इस लिंक पे जाएंगे तो फिर what you'll see is कि इन्होंने ये बनाया and it worked horribly. होता क्या है कि bacteria are not electronic circuits and you have oscillations of fluorescence. मगर यहाँ वाला बैक्टीरिया जो है वो किसी और वेवलेंथ पे होगा, किसी और फेज़ में होगा अपने वेव में. यहाँ वाला बैक्टीरिया किसी और वेव में होगा. But they designed the system के सारे bacterial cells एक साथ oscillate करें. It told them some interesting things about the biology. One thing it told them was कि biology is stochastic, which is a tough word, but what it means is कि there is some element of randomness in the way molecules interact with each other that you can't account for with discrete models, discrete deterministic models. तो दे हैड टू चेंज देयर मैथमेटिकल मॉडल्स. और हुआ क्या कि इन्होंने कुछ इंजीनियर करने की कोशिश की, वो इंजीनियर सही तरह नहीं हुई. इट टोल्ड देम समथिंग अबाउट द सिस्टम, अबाउट हाउ बैक्टीरिया ऑपरेट. ये वीडियो है बाय द वे ऑफ द रिप्रेसिलेटर, फ्रेशली ऑप्टिमाइज्ड. ये एक सेल ई कोलाई का बैक्टीरिया है. आई डोंट नो अबाउट यू बट when I first saw this was fascinated क्योंकि नंबर वन तो ये बात कि मैं जेली फिश का DNA निकाल रहा हूँ, इन्हें बैक्टीरिया में डाल रहा हूँ और वो फिर भी काम कर रहे हैं. नंबर दो ये बात कि कुछ हद तक ऑसिलेशंस हो रही हैं, राइट. वेल ऑसिलेशंस हो रही हैं बट ऑल्सो दे शेयर, द फेज इज शेयर्ड बिटवीन बैक्टीरिया. व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ कि कम से कम वो बैक्टीरिया जो ये इसका डॉटर बैक्टीरिया क्योंकि ये इसमें से निकल रहा है, दे हैव द सेम फेज. And you see a pattern of oscillation of fluorescence. So yeah. Is the number of bacteria also multiplying? It seems to be. Yes. अच्छा, this is interesting because E. coli के दो phases हैं, एक growth phase है, एक stationary phase है. Growth phase इसलिए होता है क्योंकि उसके पास ग्लूकोज ज़्यादा सारा होता है, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा सारे होते हैं, तो वो कहता है मैं ग्रो करता रहूँगा. स्टेशनरी वो इसलिए हो जाता है बिकॉज इट रन्स आउट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो द नंबर ऑफ बैक्टीरिया रिमेन्स कांस्टेंट. दे फाउंड कि देयर सिस्टम ओनली वर्क्स जब ई कोलाई ग्रो कर रहा है बट नॉट व्हेन इट्स इन अ स्टेशनरी फेज. तो यस, द बैक्टीरिया आर मल्टीप्लाइंग while the system is oscillating. What is the time scale here? So one oscillation is 156 minutes. If I have the right video, this is minutes. They, by the way, this is I think early 2000s. We have much more complex systems now, and we can play around with the time scales, largely by tuning the degradation rate. कि protein किस तेज़ी से degrade हो रहा है, उसको change करके मैं टाइम स्केल को तब्दील कर सकता हूँ. और ये मैमेलियन सेल्स, इंसानों के सेल्स में भी हो रहा है. Why this system is not discrete, you said? Sorry, what I should have said is molecules act discretely, but the model they made wasn't a discrete model. This model is not discrete? The mathematical model, Okay. जो उनका था, the differential equations that they were working with. And the assumptions. A difference equation rather Yeah. than a differential equation. Okay, yes. अच्छा, I want to talk briefly about why this is important. मैंने आपको सिर्फ glow in the dark बैक्टीरिया दिखाए हैं, मगर बैक्टीरिया are incredibly important
even the ones that live in your intestines and you don't think about, the ones you poop out, because they affect your health, right? More and more we're learning about the gut and brain axis. So the bacteria in your gut are somehow influencing your mental health. They also influence things like cholesterol, diabetes के chances. And you can do experiments. For example, you can do fecal transplants जिसमें आप एक depressed mouse का जो model है उसको लेंगे, उसमें से आप feces निकालेंगे और आप एक normal mouse में डाल देंगे और आप देखेंगे कि just by doing the fecal transplant वो normal mouse अब depressed mouse के symptoms दिखा रहा है. So that's one thing, bacteria are important for your health. The other thing is bacteria will make things जो हम नहीं बना सकते normally, यानी कि apart from pharmaceuticals, interesting chemicals, there's actually a company that looked at extinct fragrance की genes in flowers जो कि अब extinct हो चुके हैं मगर उनकी खुशबू की जो genes हैं वो हमें एक bioinformatics करके हमारे पास मौजूद थी, उनकी details, उनका sequence. And that company put those genes inside of E. coli. It was either E. coli and then they also did yeast, khamir का जो organism है. And they created those fragrances. Now, there's no way of saying if वो reverse engineering जो उन्होंने की is perfectly accurate क्योंकि वो खुशबू तो extinct हो चुकी है, but you can smell those fragrances जो पहले extinct हो चुके हैं. So it's not just health, but it's manufacturing. And it's no surprise then, by the way, कि MIT has an entire program जहाँ पे एक automated तरीका है. You can, as I understand it, they collect feces from volunteers. So a volunteer comes in, they poop, and then they have automated machines that are extracting the bacteria from that poop and characterizing them. It's because bacteria are important. And if you can engineer them, then you can do loads of things we haven't even imagined yet. अच्छा, ये bacteria की बात थी. I hope I have time to talk about the thing I enjoy the most, the thing I worked on for about 4 years, which is engineering populations. And to engineer populations, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि इन populations में DNA फैलता कैसे है, heredity क्या होती है. Again, शायद ये आप सबको बहुत basic लगे, but for the people that don't understand how heredity works, ये karyotype है. Karyotype से मुराद है एक इंसान के सेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो सब यहाँ पे दिखाए हुए हैं. अच्छा, ये क्रोमोसोम्स हर वक्त इस तरह नहीं लगते, but there is a certain point in the DNA replication when you can get these structures and you can identify the chromosomes. Human beings have 23 pairs of chromosomes, including XY chromosomes जो कि आपकी sex determine करते हैं. But फर्ज करें chromosome 1 है, ये वाला you get from your dad, this one you get from your mother, right? And that's how most heredity works in eukaryotes, यानी कि जो multicellular organisms हैं, multicellular eukaryotes हैं, that's how heredity works in them, and also unicellular ones, by the way. Okay, so that's simple. ये जो बात है ना कि आपका एक क्रोमोसोम आपकी अब्बा से आ रहा है, एक क्रोमोसोम आपकी अम्मा से आ रहा है, it has implications. This is called Mendelian segregation. And I'll come to that in a while. But what I want to talk about is, again, engineering populations. So let's say, क्या मैं एक ऐसी जीन बना सकता हूँ जो कि in this case, let's say it's a red color gene. And let's say I want to engineer mosquitoes, because that's what I do, but also mosquitoes transmit malaria. I want a situation जिसमें कि वो जो red gene है, जब ये mosquito mate करेगा wild mosquito के साथ, it spreads in all the progeny, यानी कि अगली पुश्त जो ये मच्छर पैदा करेगा उस सब के अंदर वो जीन मौजूद हो. अब अगर आप मेंडेलियन सेग्रीगेशन के बारे में सोचें, जो मैंने आपको पहले बात बताई, तो ऐसा नहीं हो सकता. उसकी वजह ये है okay, let's go with white. Okay, let's say I have my gene which is on a chromosome. It's the red gene, so I'm going to say, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ एक मेल मच्छर है और एक फीमेल मस्कीटो है, राइट?
एंड लेट्स से कि माई मेल मस्कीटो, उसके अंदर वो जीन है जो कि मैं फैलाना चाहता हूँ एक पूरी पॉपुलेशन में. तो दिस इज़ द वाइल्ड जीन जो कि आमतौर पे पाई जाती है मच्छरों के अंदर, एंड दिस इज़ माई स्पेशल जीन ऑन chromosome which has my red gene on it. And then this is the female mosquito which has the 2 sets of the wild chromosomes, right? Remember that chromosomes come in pairs. One organism will have 2 chromosomes of the same type. अब होगा क्या कि जब आपने when they mate, well, to mate the male mosquito has to make sperm, female mosquito has to make eggs. And the way our biology works, ours and that of mosquitoes, is कि meiosis होता है, which is a process जिसमें sperm और eggs बनते हैं. I'm sure you guys know this. एक egg बनाएगी ये female mosquito जिसमें ये wild chromosome होगा, एक egg बनाएगी ये female mosquito जिसमें ये wild chromosome होगा, एक sperm बनाएगा ये male mosquito जिसमें ये wild chromosome होगा, एक sperm बनाएगा ये male mosquito जिसमें ये red वाला chromosome होगा. Okay, and you can do the table and what you will find is that you only get 2 instances in this case जहाँ पे आपके पास ये red gene जो कि आपके इस chromosome में थी went into the next generation. यानी कि 50% of your generation will be wild, 50% of your generation will have the red gene in them. Now, because we're bioengineers, what we're thinking is, can I make a gene which can copy itself from this chromosome to this chromosome, make it red, और अगर ऐसी situation आएगी तो फिर now all the sperm that this male mosquito makes is red sperm, and all progeny, the next generation, अगली पुश्त, सब में ये लाल जीन आ जाती है. Right? That's what I want to do. And I can do that using this system called CRISPR-Cas9. Have people heard about Cas9? Yeah. Okay, yes. Cas9 is simply a kind of molecular scissor. Okay. It won the Nobel Prize in 2020. This is Emmanuel Charpentier, Jennifer Doudna. Big time for science, I think. We have a lower frequency of female Nobel laureates compared to males, and this was a pretty strong all-woman pair जिन्होंने CRISPR-Cas9 को discover किया. By the way, थोड़ी complicated बात है क्योंकि और भी लोग थे involved इसमें, and patent issues हो रहे हैं, but we don't care. What I want to talk about is कि Cas9 is basically a protein जो कि DNA को काट सकता है. Because it's a protein, by the way, इसकी एक जीन भी है, यानी ये एक DNA sequence है जो कि Cas9 प्रोटीन पैदा करता है, which is important. इस Cas9 के साथ एक गाइड RNA आता है, एंड ये RNA जो है इसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ. इसके अंदर क्या सीक्वेंस है A, T, C's और G's का, I can determine, I can tell the guide RNA beforehand कि क्या sequence होना चाहिए. And what that means is, you give me a gene in a genome, यानी कि आप कहें कि मोएज़ E. coli के अंदर लैक जीन्स हैं, उनका ये sequence है, उसमें इस specific point पे मैंने DNA को काटना है, तो I can probably do this. All I need is to engineer my guide RNA. उसको मैंने एक ऐसा sequence देना है which is complementary to the sequence that you just gave me, and then I give it my Cas9 protein and it cuts the DNA at that site. So मेरे पास एक tool है जिससे कि मैं DNA को काट सकता हूँ. अच्छा, DNA जब cells के अंदर कटता है तो if I oversimplify, वो 2 तरीक़ों से रिपेयर हो सकता है. एक तरीका है HDR. You don't need to know what it's called. It's called homology directed repair. Homology because the cell looks for homologous sequences, यानी कि कोई ऐसा sequence जो कि similar हो around the cut site.
What I mean is कि जब HDR होता है तो this Cas9 guide RNA gene, which in my case also carries my red marker, the gene I want to spread in my population, वो copy हो जाती है from this chromosome to the chromosome that was cut. So you get sort of this situation जहाँ पे दोनों chromosomes में अब ये red gene आ गई है. Why? Because this red gene also has Cas9 and guide RNA inside of it, जो कि यहाँ पे wild chromosomes को cut कर रहे हैं. You can also have a situation by the way जहाँ पे ऐसा ना हो and the cell just decides कि जो cut हुआ है ना जहाँ पे मैंने नहीं देखना मेरे आसपास क्या टेम्पलेट है, मैंने बस उसको जोड़ देना है, थोड़े से randomly मैंने उसमें न्यूक्लियोटाइड्स डाल देने और DNA जुड़ गया. And what that means is कि ये wild gene जो अब ये mutate हो गई है. But अगर हम ज़्यादातर HDR करें तो फिर आपके पास सिचुएशन वही आएगी जो मैंने पीछे ब्लैक बोर्ड में दिखाई थी कि पहले आपके पास एक मस्कीटो था जिसमें एक रेड जीन थी और फिर वो दूसरे क्रोमोसोम पे कॉपी हो गई तो अब उसमें 2 रेड जीन्स आ गई एंड देन द नेक्स्ट जनरेशन अगली पुश्त में वो रेड जीन फैल रही है एट 100%. एंड these are some of the mosquitoes I've made that have a red fluorescent gene. And they're doing exactly that. For the experiments that I've done, usme we see close to 90% of the next generation gets this gene. By the way, I should mention कि अगर आप एक मदर मस्कीटो हैं जिसके पास वो रेड जीन है, जीन ड्राइव इसको कहते हैं, और आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन में वो रेड जीन डालना चाह रहे हैं तो it doesn't work. Only 50% of the generation gets that red gene. But if it's a father that's transmitting those genes, then about 100% get it. And this has to do with the biology. The way that the female makes its egg, this happens in mosquitoes but also happens in humans and other organisms, is so complicated, or इसमें एक particularity है कि the CRISPR-Cas9 system just doesn't work. It gives you mutations instead of the copying element. What we think is going to happen is in the next 10 years, we want to release this technology in Africa. Why Africa? क्योंकि अफ्रीका में तकरीबन हर 2 मिनट में एक बच्चा मरता है मलेरिया की वजह से. 90% of the deaths that happen in the world due to malaria happen in Africa. That's 500,000 people every year. Which by the way is surprising क्योंकि I think a lot of people think कि डेंगू शायद पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है या मलेरिया ख़त्म हो चुका है. But cases of malaria in Pakistan as well are higher than cases of dengue. And the death rates we don't know much about because of issues with reporting. ये केज ट्रायल हो रहा है in Italy जहाँ पे इन मस्कीटोज़ को टेस्ट किया जा रहा है. And these mosquitoes are designed to be intersex. तो जब वो red gene है, it's actually making these mosquitoes infertile. It's making them intersex. And what we think is we're going to crash the mosquito population using this technology. Right. Okay. This is my last slide. अगर आप लोगों को अभी तक मेरी बातों की समझ आई है तो I'm hoping कि मैं उसको एक final synthesis दे सकूं. And what you can ask me is a question. मोएज़ आपने मुझे इन सारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बताया है. How is it different from biotechnology? Why aren't you just calling it biotechnology instead of synthetic biology? क्योंकि biotechnology is used more commonly. And the reason for that is synthetic biologists are essentially doing the same thing you do with code or a mechanical engineer would do with mechanical parts. They're looking at biology, ये कह रहे हैं कि ये मेरा canvas है, मैं इसको as a material इस्तेमाल कर रहा हूँ to engineer it. And what that means is कि मैं एक design बना रहा हूँ biology के साथ, and a lot of my designs by the way are DNA, right? मैं वो DNA का sequence जो मैंने आपको पीछे दिखाया वो है, मैं उसको build कर रहा हूँ, right? जैसे कि मैंने अपने बैक्टीरिया में वो repressilator डाला, उसको मैं टेस्ट कर रहा हूँ. जब मैं टेस्ट करता हूँ तो फिर मुझे पता लगता है I was incredibly wrong. That tells me something about the system. And then I'm learning from that, right? I'm learning about the system, but I'm also learning कि मैं उस process को बेहतर कैसे कर सकता हूँ. How can I make faster gene drives? How can I make more optimized circuits, you know, those oscillators in bacteria? So that's how synthetic biology is different from biotechnology.
biotechnologists weren't consciously thinking about this. Synthetic biologists are usually computer scientists or engineers that go into biology and think about it from an engineering perspective. And what you find is, this quote by Feynman does it justice के what I can't create, I do not understand. What you find is कि जब मैं कुछ create करने की कोशिश करता हूँ मुझे system के बारे में बेहतर understanding मिलती है. So yeah, that's pretty much it. I hope this inspires you guys to learn a bit more about biology, and hopefully we can have more talks on biology at the black hole. So वेरी नाइस टॉक, थैंक यू वेरी मच. एजिंग के हवाले से कुछ सिंथेटिक बायोलॉजी में क्या हो रहा है और कितनी प्रोग्रेस हुई है? एक तो ये कि आई थिंक जो जहाँ तक मैंने what I've learned about aging is कि it's not a single phenomena. तो aging on one level is just the fact कि जब आपका DNA replicate करता है तो जो टीलोमेयर्स हैं उस DNA के एंड्स पे जो एक तरह से उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो रिड्यूस होते जा रहे हैं. And there are certain physiological outcomes associated with that. That's one thing. But then there's also other outcomes जो कि DNA replication से separate हैं, that are just a consequence of living. For example, cholesterol issues, blood pressure, things like that. So I think about aging as not there are companies, there's a lot of investment going on in aging. Magar, yeah, I don't know. I think it's going to be one of those things like cancer. You know, people are going to question ke, why haven't we solved aging yet? And the scientists are going to tell you, well, aging isn't one thing. We've solved telomeres, we've solved breast cancer, but then there are other cancers out there. Stem cell treatment is quite interesting. Primarily अभी जो उस पे काम हो रहा है CAR T cell therapy जो कि cancers पे focused है. But the fact कि हम stem cells को इस हद तक engineer कर सकते हैं कि वो pluripotent हो जाए, which is the idea कि this stem cell has the ability to become a liver cell or it has the ability to become a heart cell, means कि we're looking towards organ regeneration, we're looking towards transplants or creating organs and then transplanting them inside of you and replacing some of those faulty parts. That's all I know about aging. I'm sure there's more. But that's my opinion on this. So tell us a little bit about making logic devices and memory devices from DNA. I read somewhere that an entire movie has been put on a single DNA molecule. So how is the coding done and how is the readout done? Yeah. And can one actually read out in real time and reconstruct the movie? So the movie, again, that was, I think, work by George Church's lab, wo jo दाढ़ी वाले बाबा मैंने दिखाए थे आपको. What they did was कि उन्होंने वो, there's a very famous movie of a man riding a horse. I think the way it worked was कि when the first cameras were invented, that was one of the first things they looked at. And they decided कि हम वो information of that movie, we will encode that into DNA. I don't know the exact system of information encoding they used to get to the DNA sequence, but it sort of stands to reason कि अगर मैं A, T, C, Gs के साथ, if it's a code, and just the way we wrote Moeez with A, T, C, G, right? So A, T, and C can be M, G, C, G could be O, T, C, T could be E. उसी तरह I can encrypt binary logic key information, zeros and ones, into DNA sequence. So all they really did, the creativity in that paper, was just thinking about how you would encode that information. And then they got a particular DNA sequence, which they had printed out. By the way, it's becoming fairly cheap to print DNA, chemically synthesize karna usko. It's less than a few dollars per 100 base pairs. Base pair का मतलब है वो एक nucleotide.
एंड सो दे ऑर्डर्ड दैट DNA. और फिर उन्होंने क्या किया, आई थिंक दे यूज CRISPR-Cas9, दे यूज्ड इट टू एम्बेड दैट DNA इन द जीनोम ऑफ E. coli. एंड देन इट्स अ सिंपल प्रोसेस कि अच्छा मेरे पास ये मूवी की इन्फॉर्मेशन थी, उसे मैंने वंस एंड ज़ीरोज़ में कन्वर्ट किया, उस वंस एंड ज़ीरोज़ को मैंने DNA सीक्वेंस में एम्बेड किया, उस DNA सीक्वेंस को मैंने फिज़िकली बनाया, अपने बैक्टीरिया के अंदर डाला, और फिर मैंने उस बैक्टीरिया में, यू कैन ऑल्सो ग्रो दिस बैक्टीरिया बाय द वे, दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग थिंग. DNA इज़ अ हाईली स्टेबल मॉलिक्यूल, इट स्टे स्टेबल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एट अ लॉट ऑफ टेम्परेचर्स, which means that people are exploring its use in storing information for long term. Also, I think there was a similar thing they did jahan pe unhone, I think the entire Bible or Encyclopedia Britannica, they encoded it on DNA and it fits into like something smaller than your fingernail, and you can, and much smaller than your fingernail. तो आप बहुत छोटे से स्पेस के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनकोड कर सकते हैं. राइट, तो जॉर्ज चर्च व्हाट ही डिड वाज, उसने वो इन्फॉर्मेशन उस मूवी की इनकोड की बैक्टीरिया के अंदर. फिर आप उस बैक्टीरिया के साथ एक DNA एक्सट्रैक्शन प्रोटोकॉल कर सकते हैं, विच इज़ क्वाइट सिंपल टू डू. यू कैन बाय किट्स ऑफ द शेल्फ टू डू दैट. यू एक्सट्रैक्ट द DNA and then you send it to a company that does DNA sequencing. So synthetic biology में, or generally in the field of biology, the revolution has come from the fact that we can make DNA cheaper and faster. So हम जल्दी से बना सकते हैं, we can write it essentially, and then we can read that DNA very quickly and very cheaply. So yeah, that's what they did. They sent that DNA sequence to a sequencing company, जो उसको उन्होंने बताया कि ये कोड है आपके DNA का. वो कोड जब वापस आया, उन्होंने उसको decrypt किया into ones and zeros, which then they used to build back the video of that man riding the horse. You should see the video, by the way. Like, I wanted to put it in the presentation, मगर it's remarkable कि कितनी accuracy के साथ वो recover हुई है information. It's not perfect, and it currently doesn't meet the, you know, if you're thinking about एक USB के अंदर वो information, उस fidelity of that information is much better preserved in a USB. But the fact कि हम ये कर सकते हैं, हम information को बैक्टीरिया में डाल सकते हैं and recover it with some fidelity to recreate the video is pretty interesting. So yeah. Okay, so first of all, thank you for the awesome presentation. Actually, my question is that you said that you will be using those mosquitoes in Africa to reduce the amount of malaria patients. So how do you guys are planning to assess the risks that are involved? Since you are working on a very small scale and it's very, I mean, I guess it's dangerous because there are other consequences as well that might happen. Yeah. That you, while working on it, might not know. You need to have some proper testing on it. So what are the SOPs that you use for those testing? This is a very important question. दो तरीके हैं जो जीन ड्राइव कम्युनिटी ने, सिंथेटिक बायोलॉजी कम्युनिटी ने सोचे हैं. एक तरीका तो ये है कि मैं पहले से कॉन्शियस हो जाऊँ अबाउट द फैक्ट कि ये टेक्नोलॉजी बॉर्डर्स में रिस्ट्रिक्ट नहीं की जा सकती. Because think about it, you know, there's nothing stopping a mosquito from crossing a border, let alone genes, right? Especially a gene जो कितनी तेज़ी से फैल सकती है. In the lab we see कि तकरीबन 10 generations के अंदर the gene spread is now found in all the mosquitoes. There are no more wild mosquitoes left. So you can't restrict it to borders. मैं पहले से उसके बारे में conscious हो सकता हूँ and I can then create a design. At the design stage of my technology, I can create a system जो कि local हो, वो global level पे borders cross ना कर सके. It's designed ताकि वो gene जो है वो एक वक्त के लिए बहुत high frequency में हो सारी mosquito population में, और फिर वो खुद ही it tapers off and it's lost from the population. The lab I was based in was trying to do that. हम एक ख़ास किस्म की gene drive बना रहे थे जिसको कहते हैं daisy chain gene drive. The way it works is कि I think I have time to actually explain this. So बहुत detail में जाए बगैर the way it works is कि you have 3 genes that spread really quickly. मगर well they don't spread really quickly. होता क्या है कि ये जो base gene है ना, gene A, ये खुद अपने आप को reproduce नहीं कर सकती, मगर ये gene B को reproduce कर सकती है.
और जीन बी खुद अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, मगर ये जीन सी को रिप्रोड्यूस कर सकती है. तो the reason we call it a daisy chain gene drive is because it's a chain of genes that are reproducing the other gene, but खुद अपने आप को self propagate नहीं कर पा रही. And the way the population genetics works out, जब आप math करते हैं on how these genes should spread in a large population, is that you would see an increase in the frequency of gene C. तो आपकी अगर y-axis पे आपकी population है, y-axis पे आपकी red gene है, let's say gene C है, which is found in this population, and यहाँ पे time है, तो what you should see is के something like this, where 1 is the highest frequency of that gene, यानी कि 1 is when that gene is found in the entire population and then it tapers away. तो एक आपके सवाल का जवाब ये कि हम डिज़ाइन में पहले से सोच सकते हैं कि भाई मैंने बनानी नहीं कोई ऐसी चीज़ जिसके इतने बड़े रिस्क हों. द गाय हु वर्क्स ऑन दिस, केविन एसवेल्ट, अगर आप लोग देयर इज अ नेटफ्लिक्स सीरीज ऑन सम ऑफ हिज वर्क, आई फॉरगॉटन व्हाट इट्स कॉल्ड, आई थिंक इट्स कॉल्ड बायोहैकर्स. तो ही डज एन एंटायर इंटरव्यू ऑन दिस. द गाय हु वर्क्स ऑन दिस, ही इज़ एन एडमेंट सपोर्टर ऑफ साइंस, जहाँ पे मैं पहले प्रपोज करता हूँ, मैं पब्लिश करता हूँ और उसमें मैं सिर्फ अपना डिज़ाइन बता रहा हूँ आपको अपने DNA का, मैंने काम अभी तक नहीं किया. फिर मैं इनपुट लेता हूँ फ्रॉम द कम्युनिटी, नॉट जस्ट द साइंटिफिक कम्युनिटी बट ऑल्सो फ्रॉम स्टेक होल्डर्स लाइक people who are involved in regulation in Africa, farmers, and because this is also used for agriculture, this technology, people in Africa who would be affected by this technology. मैं उनसे input लेता हूँ about the designs, and then if they like the design, then I actually go ahead and do the project. If they don't like the design, or if we identify any faults in it, so we don't go ahead with it. So that's number one. Number two is community engagement. आप वो डिज़ाइन पहले से बना लें, आप उसको completely optimize कर लें. आपने एक बड़ी risky technology बना ली जिसको आप कहते हैं global gene drives. It's called global because it can spread globally. But then you engage the stakeholders like regulators who can deal with this sort of technology, who can discuss the legalities associated with it. अच्छा, by the way, ये सारी डिस्कशन तो होती है कि हमने उसको लोकल बनाना है, इस तरह की जीन ड्राइव चाहिए या फिर हमें ग्लोबल जीन ड्राइव चाहिए. प्रॉबली व्हाट विल हैपन इज़ कि मैं बड़ी फिट किस्म की जीन ड्राइव बना लूँगा, वो जीन हर पॉपुलेशन में फैलती है बड़ी तेज़ी से, एंड यू विल फाइंड के बायोलॉजी फाइंड्स अ वे. द population might evolve resistance against that gene. So we might not be as good engineers as we think we are. And evolution or natural selection, the way it will work is that it will counteract any genes I release in the population. So shayad maybe this is something I won't even have to worry about. But this is all under discussion. A lot of people are working on this. Not enough people are working on the regulatory and legal side of this as much as they're working on the technology side. Thank you. अस्सलाम वालेकुम. ये सर हम जो स्पेस में जाते हैं ना, तो वहाँ पे हमारी जो लाइफ है वो बढ़ जाती है, हम स्लो ग्रो कर रहे होते हैं. क्या वो वहाँ पे हमारे सेल की टाइमलाइन स्लो हो जाती है क्या है? ये तो आई थिंक हुड भाई साहब शायद बेहतर बता सकें. आई थिंक इट्स टाइम डायलेशन दैट पार्टली अकाउंट्स फॉर ये इट. तो बायोलॉजी में भी आता है ना कि उसमें आप बता रहे कि वो बैक्टीरिया बन रहा था उसकी टाइमलाइन का, इससे भी वहाँ पे इंसान की टाइमलाइन जो सेल बन रहे हैं उसका वो स्लो हो जाता हो. आई मीन स्लो हो जाता है वाकई. तो ये मुझे ये बात है नहीं, मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता. देखे जो एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वो उतनी ही खुराक खाते हैं, सेल्स उनकी उसी रेट पे रिप्रोड्यूस होते हैं, वो उसी रेट पे बूढ़े भी होते हैं. तो आप ये क्यों कह रहे हैं कि ज़्यादा सेल्स कि हमारी बायोलॉजी स्लो हो जाती है वहाँ पर? ऐसे तो नहीं है मेरे ख्याल में. सर वो आई थिंक ना टाइम कोई टाइम डायलेशन नहीं भाई. टाइम डायलेशन हैपन्स क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट. वो तो और चीज़ है. No, but weren't there those two things?
our heart rate is not very different on Earth as compared to somebody on the space station. No, there's no difference. Yeah, black hole ko chhode na. We're talking of the International Space Station. उधर तो सब astronauts are living a normal life. Space की तो कोई बात नहीं. I might be wrong, but I think there was an example जहाँ पे there was a astronaut who had a twin, and he went to the International Space Station, and I don't know if they actually measured this biologically. The height of the one of the twin was changed when he came back. Was it the height? A bit minute. Okay. The height of the person who went in the space was changed. Right. Okay. Something. Actually, I was just googling it and I didn't find it, but I think I saw it on the Instagram that the person who went to the space, the height of that twin was reduced like a very minute level, like in a millimeter or maybe in a centimeter. Okay. But there was a change, which I don't know why, but I saw it on Instagram. Fair enough. I think someone behind you wants to say something. So my question is that you told us that by altering those DNAs we can create these faces, triangles and etc. So can we create a new organism or species out of there, like you told, liger, right? Yeah. So can we create those? There's lots of techniques, right? So hold that thought, by the way. On your point about time, so I can't comment on the physics of how time changes relative to where you are in space. मगर हमारा जो मैंने आपको रिप्रेसिलेटर दिखाया था ना, ऑसिलेटर, वो जो था बैक्टीरिया में, वो ऊपर जा रहा था, फ्लोरेसेंस नीचे. Elovitz, the guy who made it, was inspired by a clock that is inside of all of us. It's called the circadian clock. It was discovered first in fruit fly. मक्खियाँ मार के मैं पता लगा था कि, and then he won the Nobel Prize. तो again मक्खियाँ मार के भी मिल जाता है. Which is कि your cells have an internal clock, and it's actually proteins जो oscillate करते हैं according to the time in the day, and they help the cells keep time. And it's also affected by sunlight, by the way, which is why people suggest that sunlight is quite important for you, because sunlight is the input that sort of calibrates that clock. So yes, astronauts, one problem is biologically, if you go up in the International Space Station और आपका sunlight का input, for example, change हो चुका है, so there are important physiological outcomes. You know, like there are consequences on your biology when you go in space, and synthetic biology is still working on some of those problems. अच्छा, आपकी बात थी about creating different organisms या new species. दो तरीके हैं, और भी हो सकते हैं, but मैं दो के बारे में सोच रहा हूँ. आपकी बात से मैं अगर connect करूँ, there's a community of synthetic biologists जो कि synthetic cells बनाना चाह रहे हैं. अच्छा, अगर आप सवाल करें कि what is the minimal thing जो मैं बना सकता हूँ जिसको मैं फिर भी living कहूँगा, वो बनाने के दो तरीके हैं. या तो मैं एक बैक्टीरिया लूँ. इन दिस केस क्रेग वेंटर बंदे का नाम है. ही वाज आल्सो इन्वॉल्व विद द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. साइड नोट, क्रेग वेंटर ने जब कहा कि मैं इंसान का डीएनए सारा सीक्वेंस कर लूँगा, ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज ओन डीएनए. तो द सीक्वेंस दैट वी हैव इज हिज ओन, बट दैट्स अ साइड नोट. क्रेग वेंटर ने कहा एक बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम. It's a mycoplasma, which isn't a bacteria, but it's a unicellular organism. उसने कहा कि मैं इसमें से जीन्स निकालता जाऊँगा. जो जीन गैर ज़रूरी है वो निकलती जाएगी. आखिर में मेरे पास रह जाएगा एक मिनिमल ऑर्गेनिज्म, और मैं कहूँगा कि बस ये जीन्स चाहिए आपको ज़िंदा रहने के लिए, ये इससे छोटी लाइफ नहीं हो सकती. That's a top-down approach. That doesn't answer your question, but there's another approach which is about making synthetic cells, which is a bottom-up approach, जिसमें कि it's actually a lot of organic chemists and physicists primarily जो कि lipids ले रहे हैं, proteins ले रहे हैं, DNA ले रहे हैं, and they're trying to encapsulate it into cells, and they're trying to give these cells properties like by encapsulate into cells, what I mean is कि ये सारे proteins, lipids वगैरह individually non-living हैं, but they combine them together in certain environments, and then they see, do they have
living like properties? Can they reproduce? Can they pass genetic information? Can they grow? Can they incorporate material from the outside? So that's called Build a Cell Community. उनका नाम है, and they're based across Stanford, MIT, and ETH Zurich and some places in Germany. तो अब एक तो that's a very interesting field to follow क्योंकि it has important outcomes for health, but also the question of how life evolved. You know, like one way of understanding that is that I just try to make life and then I'll understand how life was formed. Maybe I won't, maybe I will. एक ये चीज़, but एक और चीज़ है, there was a paper that came out I think 2017 में, जहाँ पे the guy claimed कि मैंने ना मक्खी की एक मुख्तलिफ species बना ली है, और उसने दरअसल मक्खी की, मुझे लगता है मक्खी की मुख्तलिफ स्पीशीज़ नहीं बनाई थी, उसने बस स्पीशीज़ की डेफिनेशन के साथ खिलवाड़ किया था क्योंकि द डेफिनेशन ऑफ अ स्पीशीज़ इज़ समथिंग दैट कैन रिप्रोड्यूस इटसेल्फ. सो टू ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ द सेम स्पीशीज़ अगर वो आपस में रिप्रोड्यूस करते हैं और जो प्रोजेनी बनती है वो फर्टाइल है, राइट? तो म्यूल्स आई थिंक आर इनफर्टाइल, या फिर आई थिंक ओनली द मेल्स. हाँ, आई थिंक इट्स एक्चुअली के either they're completely infertile or maybe just the males are infertile. Heterogametic sex होती है बहरहाल. तो उसने क्या किया, उसने using the tools like CRISPR-Cas9 and tools of genetic engineering, he made a species of fruit fly जो कि wild Drosophila fruit fly के साथ जब मेट करती थी तो कोई बच्चे नहीं पैदा होते थे, बट उस जैसी दो अगर बन जाती तो वो आपस में मेट करके they can produce fertile progeny. You know, so एक तरह की exclusion पैदा कर दी उसने. Yeah, like a new species, right? Yes, yeah. अब normally evolutionary time scales पे the way speciation happens is के one way is geographical isolation. You know, तो अगर मैं एक animals की population को एक मुख्तलिफ island पे रख दूँ और वहाँ पे उनके पास और किसी organism का access ना हो of their own species, तो they will evolve independently. और जो शायद पाकिस्तान में मौजूद, let's say it's birds, they will evolve independently, and sooner or later their genomes, their DNA will not be compatible with each other for several reasons. यानी कि उसकी वजह ये हो सकती है कि शायद इस स्पीशीज़ के पास एक एडिशनल क्रोमोसोम आ गया है, या फिर जो उनकी फर्टिलिटी की जीन्स हैं वो इवॉल्व मुख्तलिफ तरीक़ों से हुई हैं एंड देन compatibility नहीं रहती आपस में. एवोल्यूशनरी टाइम स्केल्स पे ऐसे होता है, बट यू कैन डेफिनेटली इंजीनियर दैट फिनोमेना. या Darwin's finches. Yes, Darwin's finches. By the way, the Darwin's finches is a great example because बहुत oversimplification अगर मैं बताऊँ तो there are these birds on the Galapagos Islands मेरा ख्याल है, and they're called finches, and they have beaks which are designed, right? उसकी beak ख़ास इसलिए डिज़ाइन की गई है for the particular kind of food it has to eat. And Darwin was the first person to say कि well, this is evolution in action, क्योंकि one thing that happens, we discovered later on with people going to the Galapagos Islands and looking at these finches, was कि the pattern, the size and shape of these beaks changed in accordance with whether famine ज़्यादा आ रहा था उस वक्त में, यानी कि खाना ज़्यादा था या खाना कम था, or what sort of food was available to these birds at the time. So yeah, I mean, read about Darwin's finches क्योंकि it's evolution in action. Yeah. Do we have good research labs here in Pakistan? Which one is better for synthetic biology? Yeah, I mean, this is a... Repeat the question. Do we have good labs, synthetic biological labs in Pakistan, and which one you think is better? I mean, great question. मैं बड़ा रोता हूँ इस बारे में कि when I come to Pakistan, I like working in labs, I like being in a lab sometimes. And synthetic biology, as I understand it, not a lot of labs are doing that in Pakistan. Dr. Faisal Khan, उनका नाम है, not Dr. Faisal Sultan, Dr. Faisal Khan based in Peshawar. He is a synthetic biologist. He did his PhD from Cambridge. He's a computer scientist who went into biology. मगर पाकिस्तान की सबसे पहले iGEM team, अच्छा iGEM by the way I should mention, MIT ने ये सोचा कि we are not enough people to work on synthetic biology, हमें और लोग चाहिए, मगर हम चाहते हैं कि ideas हमारे पास ही रहें.
synthetic biology. I don't mean that badly, but they wanted like to create a place जहाँ पे people from the world can come together and talk about synthetic biology ideas. So they started this competition called iGEM. अब iGEM में is International Genetically Engineered Machines, that's what it means. And उसमें होता क्या है कि people from all across the world, usually undergrads like you guys या high school students भी उसमें, वो अपना summer break they spend on coming up with the synthetic biology project. The most recent one I saw was कि एक Indian team थी, उन्होंने कहा यार हमारी सड़कों पे पान का थूक बहुत ज़्यादा है, तो why don't we engineer a bacteria that produces an enzyme that can degrade the stains that are left on these buildings. Really cool stuff happening. So yeah, all of these teams, they do their work and they go to Boston होता था, Paris होता है, and they present their research. And अगर आपने देखना है कि बायोटेक्नोलॉजी में अगले 5 सालों में कौन सी companies आएंगी, तो just go to iGEM and talk to the kids that are working on these problems, and if they're passionate, they convert it into a company. There's a company in America called Ginkgo Bioworks. It recently went public. I think net worth uski is a few billions, and they were an iGEM team in like the mid 2000s. So Bahral, Dr. Faisal ne, he sent Pakistan's first iGEM team from Peshawar to this competition, and now he has a lab. It's based in Peshawar as well. I've never visited it, so there's people like that. Dr. Faisal, by the way, I think अब वो ज़रा computer science की तरफ ज़्यादा काम कर रहे हैं, wet lab काम है उनका. मगर क्या पाकिस्तान में सिंथेटिक बायोलॉजी की लैब्स हैं? मेन जवाब नहीं, मगर बनाई जा सकती है और लो कॉस्ट बनाई जा सकती है. तो आई ऑल्सो me and a group of friends, we started this thing called Genes and Machines, which is a online space. मगर one thing we want to advocate for is पाकिस्तान की सबसे पहली फ्रूगल बायोलॉजी लैब बनाई जाए. आमतौर पे हमें लगता है कि बायोलॉजी के लिए बहुत महंगा इक्विपमेंट चाहिए होता है. ये सच बात नहीं है. there's an entire community of, and there's an entire publication list of papers जिसमें DIY तरीके से वो इक्विपमेंट बनाना सिखाया गया, and it works fairly well. I mean, DIY biologists हैं अमेरिका में जो अपने armpit के अंदर E. coli रखते हैं और फिर उसको they just walk around, and 37 degrees is the temperature, 36. So the E. coli grows at that temperature. So you can do it. And we should, because Pakistan is the most affected by climate change, one of the most affected countries by climate change. And you can engineer biology to solve those problems. We can have circular economies. Algae are very interesting because they are photosynthesized. You can produce electricity from them perhaps. There's interesting problems, so yes. So is there any scope of biotechnology in Pakistan? Because my sister was interested in it, but my father keeps on telling her that there is no scope of biotechnology in Pakistan. And then we had this biology teacher who had done biotechnology, but she was teaching biology because she was unable to get a job. Yeah, I think अगर आप एग्रीकल्चर में काम करें तो बहुत स्कोप है. I mean, there are some good companies that will hire in Pakistan if you're focused on agriculture. And beyond that, this sort of synthetic biology that I guess I'm passionate about and which is more creative, फिलहाल उसके लिए मुझे infrastructure नहीं नज़र आता. I would like to think कि Dr. Tariq Ali alums में, for example, he does fundamental biology research, synthetic biology नहीं वो कर रहे हैं. मैंने उनकी सारी publications नहीं पढ़ी, but he primarily focuses on biology. I think there are people that are doing interesting work in biology, and it's a matter of connecting those people and making an advocacy group जो कि can say कि like actually listen, पाकिस्तान में biotechnology का scope है नहीं तो बनाया जा सकता है, even if it's just a frugal biology lab or yeah. तो इस वक्त scope कम is my quick response. Dr. Saab, first of all, a very excellent presentation for someone who does not come from a biology background. It was pretty enlightening. आपने जिक्र किया कि regulatory side पे और legal side पे there is relatively less work which is being done. One of my interest in attending that was because I am working on something on the regulatory side, considering that I don't know the biology behind it or anything, but the IVF and all these things, जिस तरह हमारी communities में भी predominantly आहिस्ता आहिस्ता इसकी awareness बढ़ रही है. But at the same time, we are seeing a negative impact is that
unfortunately, I mean, the urge for a male heir is also increasing, considering that there is an element of biology within it. हमारे लेवल पे तो चले हैं बहुत बेसिक है, but I mean, what you are professing is slightly scary to me. I mean, I don't want the next Nazi race to come on in this regard and superhumans कोई create कर लें, या जैसे वो red strand वाला आपने mosquito का example दिया था. I mean, obviously there is some regulatory work going on that side as well, but from the science element of it, I mean, is it something which is possible? I mean, let's just bob it down a bit more. Can you modify a DNA or whatever this thing is? My apologies for being ignorant on the science aspect of it, which would, let's say, reduce the possibility of a newborn having polio for that factor, or let's say him not being a smoker when he grows. I mean, a human element to hamesha rehta hai. But can these DNAs and these things be altered in that regard, where you take out all the bad thing out of it and you just leave a perfect child? Is that possible through this field of study that you people have? For the examples that you've described, I'm inclined to say yes. It sounds scary, but it's embedded in realism. क्योंकि जैसे पोलियो की आपने बात की, तो I think 2017 something, there was this guy in China, he was a genetic engineer in China. His first name is He, I don't know his last name. He was, by the way, jailed. He was jailed because he, without the proper regulation, genetically engineered embryos ताकि उनको HIV ना हो सके, human embryos. And then those embryos came to term. They were babies in someone's womb, and they gave 2 twin daughters. They probably won't get HIV. He used CRISPR-Cas9, by the way. And yeah, and they later found he didn't fill out the right paperwork. A lot of the synthetic biology community in the US and the West were quite anti his attempts because, I mean, ज़ाहिर सी बात है, the West, I think, especially Europe, has, if you look at the regulation, it's quite strict. And they've talked about this for a very long time. These discussions have happened. And they've... Publish it? Did he publish it? I think, he did. He did publish the research, but only after, right? So it wasn't like Kevin's work, jahan pe he proposes it first, and then no, he published after it had happened, and he kept the identity of these twins anonymous for good reason, obviously. But they found that these girls, they may have some health consequences associated with the genetic engineering. अच्छा, CRISPR-Cas9 की एक ये बात है, मैंने बात की ना, वो गाइड RNA है और उसमें एक सीक्वेंस होता है और मैं सीक्वेंस को डिज़ाइन कर सकता हूँ कि वो किसी भी DNA के अंदर जाके कट कर दे. It's not perfect. उसकी specificity sometimes is not perfect. तो हो सकता है कि मच्छर के अंदर जो या इंसान के अंदर जो HIV की जीन है वो टारगेट हो रही है, but also some other gene might be targeted, which I just didn't check क्योंकि मैंने उसका पूरा जीनोम नहीं सीक्वेंस किया. तो that happened. He was jailed, fined, and now he's back and doing research. He's giving interviews. पता नहीं, I mean, मेरा personal opinion, I don't know if he should have been jailed. I guess it depends on the regulation that he was trying to be a part of or broke. तो एक ये चीज़. दूसरी चीज़ ये कि even before engineering comes into the picture, just the fact कि your DNA can be sequenced very quickly is scary. क्योंकि we are always shedding DNA. हमारे skin cells उतर रहे हैं, बाल उतर रहे हैं अलग-अलग, तो DNA is there, and you know, actors that are not particularly nice could utilize that information. There's a problem with insurance companies having access to your DNA. आप लोगों ने देखा होगा कि वो ancestry.com, 23andMe वगैरह. अच्छा, has anyone seen the video by Hassan Nisar जहाँ पे he's talking about the fact, yes, okay, so this is a video by Hassan Nisar जहाँ पे he's talking about the fact कि मैंने अपना DNA sequence करवाया और I don't want to give him any publicity, by the way, but I think it's a very important discussion. मैंने अपना DNA sequence करवाया और मैंने पाया कि मैं तो, you know, I'm not South Asian. मेरे माँ बाप जो हैं वो शायद कहीं और से आए थे. I think he said Central Asia या ये फारसी या मुझे नहीं पता. But you can go and check that video out. And then he was making claims based on that information. कि देखो मैं तो 23andMe या कहीं पे गया, मुझे रिजल्ट्स मिले, मैं तो साउथ एशियन हुई नहीं, तो फिर साउथ एशियन तो है ही गलत नस्ल, खुदा न खास्ता वगैरह. एंड मूविंग ऑन फ्रॉम दैट. तो वन प्रॉब्लम इज़ कि
It's really funny, but I think एक तो number one ये बहुत अच्छी opportunity है to talk about why we think South Asian blood is bad, but also an opportunity to discuss, well, if he did actually go to 23andMe, got his DNA sequenced, they told him you have very low South Asian blood. Hard to say because I mean the man looks South Asian, but what that means is that these companies are making claims that they cannot withhold. And if you send your DNA to multiple different companies, they will tell you slightly different information, which is sometimes contradictory. तो एक तो ये बात. दूसरी बात ये कि there's work on now DNA hacking and then protection against that. So if someone can have access to my genetic information and then they can get details like, okay, how tall am I likely to be? You can do the statistics to figure out if you have these DNA sequences, then and then associate that with height, for example, and other things, you know, like am I likely to have blood pressure issues? It came to us as a surprise as well because the insurance sector, insurance business in particular, has got quite a massive R&D, especially in this area. And perhaps they can predict what sort of ailments or diseases that a person is likely to catch, and then they target it. There are few class action lawsuits that have begun in EU jurisdiction as well. I mean, obviously they are doing it for the insurance purposes, but what becomes more scarier for the South Asian market is, because we don't, हम anticipate कर रहे हैं in this area, is that women being subjected to this sort of modification, for this urge of having male heirs, is so, you know, for God knows what reason, this is very severe in mother-in-laws particularly. उसको misuse and abuse करना, it is quite a concern. So I think this is one area where they rightly pointed out that regulation should be there. There should be some morality aspect to hai hai, but a regulatory framework which would tap down such institutions or such installations which would make such claims कि आपका बच्चा European ही निकलेगा, which is pretty concerning in these things. Yeah, there's some initial work happening. Not on the regulatory side, but we have Pakistan's first science diplomacy wing, which is headed by a man who, he's a biotechnologist. And so people are having these conversations, at least as far as the regulation is concerned, for agriculture. But yes, reproductive technologies. Well, thank you for reminding us about what Hassan Nisar claimed. It sounds absolute rubbish to me, because indeed, there is a full paper that has been, not one, but several papers that have been published looking at the population in North India. DNA samples were taken, analyzed, and their parentage analyzed, traced back into the past. They could in no instance say that this person is Muslim or Hindu. And this made Hindutva very angry. But now scientific evidence cannot be disputed. The DNA evidence could say that this person is from this area, his parentage can be traced far back into the past. You can tell a lot, but you cannot tell the religion of a person. Yeah. So I think religious people are very upset about that, both Muslims and Hindus. Yeah, and also I think just on the topic about genetics and race, मेरा मसला ये नहीं है कि आप इंसानियत को रेसेस में डिवाइड कर रहे हैं, कम से कम एज a scientist, क्योंकि if you look at, there have been studies, and Adam Rutherford at UCL has done work on this, and you can look at the population genetics of the world, और फिर आप statistics use करके, यानी कि you can look at the DNA that different people have in different parts of the world. You have to be careful about कि आपका sample biased तो नहीं है, आपने ज़्यादा गोरे तो नहीं ले लिए वगैरह वगैरह, but आप अगर उस पर स्टेटिस्टिक्स करें और क्लस्टरिंग करें तो आप देखेंगे अच्छा हाँ ठीक है, यानी कि नॉर्थ अमेरिका या जनरली वेस्टर्न एरियाज़ में एक क्लस्टर बन रहा है. देयर इज़ अ क्लस्टर ऑफ पीपल दैट आर चाइनीज़ और एशियन इन डिसेंट, साउथ एशियन, देयर आर क्लस्टर्स. बट if you have 5 clusters, you get sort of roughly equivalent to races. The 6th cluster, आप अपने सॉफ्टवेयर से कहेंगे अच्छा 6 clusters में divide कर दो, is actually just a very tiny community. It's a tribe in Pakistan, actually, northern areas में, Kailash tribe, right? It becomes its own 6th cluster now.
no one would claim that the Kailash is a separate race, in the same way we think about Africans as a separate race. But the science is telling you that at least the genes that you look at, वहाँ पे वो एक genetic distinction है. And then the other thing is कि genetic diversity in Africa alone, so जिनको हम सब सयाफ़ाम शख्स कहेंगे, is bigger, is wider and larger than any genetic diversity you see outside of the world. So your concepts of race, my issue with them is not that they are politically incorrect. It's more so that the science they don't fit the science well. अगर आपने कोई scientific या genetics के basis पे ही cluster करना है इंसानों को, तो there are better ways of doing that which don't account for race. So yes, we should, by the way, I mean, it would be great to have a talk just separately on that topic at some point. अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी। मेरा सवाल ये है कि आपने बताया स्टेपल्स का बताया कि हम अपने पसंदीदा मर्ज़ी का डीएनए ले सकते हैं और उससे फिर प्रोटीन भी बना सकते हैं। सारी मशीनरी का हमें पता है, प्रोमोटर, रिप्रेसर, सब कुछ। तो हम अभी तक अपनी पसंद का प्रोटीन क्यों नहीं हासिल कर पाए उस डीएनए से, और वो वक्त कितना दूर है कि मैं आपको डीएनए का एक टुकड़ा दूंगा और आपको कहूँगा कि मुझे इसका प्रोटीन बना दे। हाँ, ये आपने बड़ा पेचीदा सवाल पूछा है, मगर सिंपली पुट, अगर मैं आपके सवाल को रिफ्रेज करूँ, इफ़ आई अंडरस्टैंड इट, द आइडिया इज़ के आई कैन गिव यू अ डीएनए सीक्वेंस, राइट, और आप मुझे आप मुझे डीएनए सीक्वेंस दें और आप कहेंगे मोएज़ अगर तुम्हें इतना ही अच्छा समझ आता है जेनेटिक्स और प्रोटीन वगैरह एंड द साइंस ऑफ प्रोटीन डायनामिक्स, तो ये डीएनए सीक्वेंस है, बताओ इसमें से जो प्रोटीन बनेगा उसका शेप और स्ट्रक्चर क्या होगा। एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई कुडंट टेल यू, राइट। उसकी वजह ये थी कि इवन अगर आप एक छोटे से जेनेटिक सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, जब वो आरएनए बनता है, फिर वो अमीनो एसिड्स बनता है, वो जो मॉलिक्यूल है फाइनली, उसकी इतनी पॉसिबल कॉन्फर्मेशंस हैं, देयर आर सो मेनी इटरेशंस एंड कॉम्बिनेशंस ऑफ दैट मॉलिक्यूल, कि डिटर्मिनिंग के फाइनल स्ट्रक्चर क्या होगा उस मॉलिक्यूल का, उस प्रोटीन का, वाज वेरी हार्ड। तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बायोकेमिस्ट्री वाज रिस्ट्रिक्टेड टू टॉप डाउन, यानी कि पहले प्रोटीन लो, फिर उस पर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी करो, फिर स्ट्रक्चर पता लगेगा, फिर आप कह सकते हो कि अच्छा ये स्ट्रक्चर है, इसका ये डीएनए सीक्वेंस था, तो ये एसोसिएशन है कोई। कभी कभार हम कर भी सकते थे। इट्स ओनली नाउ कि क्रिस्टलोग्राफी, आई डोंट नो, I actually don't know when crystallography was discovered to measure proteins. I know that it was a father-child duo that were using it. But we have a lot of data now of DNA sequence, और फिर हमने experiments के ज़रिए बता किया कि ये protein का structure है। और again, computer scientists came to the rescue because whenever you have a lot of data, you can do computer science and machine learning. तो एक software है AlphaFold के नाम से, और उसमें आप अब अपना डीएनए सीक्वेंस डाल दें या अमीनो एसिड सीक्वेंस डाल दें, और वो आपको बताएगा कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होगा। और इट्स, आई थिंक देयर इज़ आल्सो कंपटीशन टू टेस्ट दीज थिंग्स, एंड देयर लाइक 98% रिलायबल, एंड पीपल थिंक AlphaFold इज़ अमेजिंग। अब जब मैं इस्तेमाल करता हूँ AlphaFold को, ऑब्वियसली आई नो टू सम एक्सटेंट कि थोड़ा स्केप्टिकल है, but a lot of scientists will just put DNA sequence in there, AlphaFold बताएगा कि ये स्ट्रक्चर है आपके प्रोटीन का, और वो मान जाएंगे, because it is just the information is so reliable now. तो yes, अब हम बता सकते हैं, पहले नहीं बता सकते थे। तो हम ये अब फॉर एग्जांपल कैंसर का ट्रीटमेंट है, तो कैंसर जिस तरह उन्होंने एजिंग का पूछा, एजिंग कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, कैंसर जो है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ एक जगह पे मसला होता है जीन में, तो उसकी वजह से सारा सब कुछ ख़राब हो जाता है। तो इसकी तो ट्रीटमेंट फिर पॉसिबल होगी काइंड ऑफ कैंसर की, अभी तक क्यों नहीं आ पाई? हाँ, आई मीन मैं कैंसर बायोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, मगर आई डोंट थिंक कैंसर इज़ सिंपल। यानी बहुत बेसिक जब आप बायोलॉजी अंडरग्रेड कोर्सेज लेते हैं ना, वो आपको बताते हैं कि ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होती हैं, जो कि उनका काम ही होता है, वो हम बात कर रहे थे ना ऑसिलेशंस की, तो
जिस तरह सर्केडियन क्लॉक है, बाय द वे, जब आपका डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है तो देयर इज़ ऑल्सो एन ऑसिलेशन ऑफ प्रोटीन्स जो कि बड़ा फाइनली बैलेंस किया होना ज़रूरी है, वरना आपका जो सेल है वो डिवाइड करना रोकेगा ही नहीं, डिवाइड करता रहेगा. दैट्स वन ऑफ द थिंग्स दैट हैपन्स एंड दैट्स हाउ यू गेट कैंसर. इन ये जीन्स जो कंट्रोल करती हैं कि सेल कब डिवाइड कर रहा है कब डिवाइड नहीं कर रहा, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जिनको कहते हैं. P53 इज़ वन एग्जांपल, जीन का नाम है P53. अच्छा, यूजुअली हम जीन्स के नाम रखते हैं हेजहॉग या हेरी, और नूडल एक जीन का नाम है, बट P53 इज़ ऑल्सो समटाइम्स. तो you can get mutations in those genes and then you can get cancer क्योंकि the cell divides rapidly. मगर the genetics can still be understood well, predicting के as that cell's dividing, because if it's dividing rapidly तो फिर there are several iterations of DNA replication it's going through और वो mutations accumulate करता रहता है. तो predicting के आगे क्या mutations होंगी और उस सेल के खदोखाल या उस टिश्यू के खदोखाल कैसे चेंज होंगे बेस्ड ऑन अर्लियर स्टेजेस इज़ वेरी हार्ड टू डू. एंड द इम्प्रेशन आई गेट इज़ दैट नो वन कैंसर इज़ द सेम. इवन अगर आपको खुदा न खास्ता किसी को बोन मैरो कैंसर है और फिर किसी और को बोन मैरो कैंसर है, इवन इफ देयर ट्विन्स, देयर कैंसर्स मे बी वेरी डिफरेंट अनलेस दे हैव सम शेयर्ड हेल्थ कंडीशन. द रीज़न फॉर दैट इज़ के जिस तरह इट्स हार्ड टू प्रिडिक्ट एवोल्यूशन, इट्स हार्ड टू प्रिडिक्ट के ये ऑर्गेनिज्म अब कौन सी म्यूटेशंस एक्यूमुलेट करेगा ताकि ये एक और ऑर्गेनिज्म बने. समटाइम्स द सेम हैपन्स विद कैंसर एंड देयर आर वेज ऑफ डीलिंग विद दैट. वन वे ऑफ डीलिंग विद दैट, अच्छा, एक तो ये मसला है कैंसर का प्रिडिक्शन. दूसरा मसला ये है कैंसर को हम ट्रीट कर सकते हैं काफ़ी अच्छा in the cancers that we can deal with. There is no one cancer, यानी कि lymphoma is very different from breast cancer, is very different from brain cancer. तो एक तो ये मसला है कि दे आर, जैसे कराची में इतने लोग कहते हैं कि इतना क्राइम क्यों है, एंड द आंसर शुड बी कराची बहुत बड़ा है, कराची एक चीज़ नहीं है. कैंसर इतना बड़ा मसला इसलिए क्योंकि कैंसर कई है, देयर इज़ नॉट वन कैंसर. CAR T cell therapy is a kind of treatment which might be possible for this. So I can take your immune cells from your blood. If you are a cancer patient, तो I'll take your immune cells from your blood. फिर मैं उनके अंदर एक लॉजिक एम्बेड करूँगा और वो लॉजिक ये होगा कि इफ़ प्रोटीन A जो कि सिर्फ कैंसर सेल्स के ऊपर मौजूद है इज़ प्रेजेंट, तो फिर एक्सप्रेस योर टॉक्सिन. और सिर्फ ये प्रोटीन A नहीं, फिर मैं जिसको आम फहम कंप्यूटर साइंटिस्ट आम फहम में कहेंगे लॉजिक गेट्स, राइट, एंड गेट हो गया, नॉट गेट वगैरह. आई कैन मेक इक्विवेलेंट लॉजिक गेट्स इन सेल्स and it can be something like if A and B protein are present, then produce toxin C, right? And if A, B 0, 0, so input is 0. So CAR T cell therapy, we're trying to make immune cells from your own system जो कि उस कैंसर को दोबारा हम री-इंजेक्ट करें और आपको वो टारगेट कर सकें. मगर हाँ, so much about cancer is unknown. One question about cancer is, I'll just leave you with this, I mean this question at least. हाथियों को कैंसर कभी होता है? Like, I'm sorry, this is an important question, but the way I'm wording it is, cancer is a problem to do with the fact कि हम बड़े हो रहे हैं, यानी कि बुढ़े हो रहे हैं. The older you are, the more your cells will have time to replicate. The higher the chances कि as they are replicating, they will accumulate mutations, right? तो it's a question of कि मैं डाइस रोल किए जा रहा हूँ और कभी ना कभी तो छक्का लगेगा, राइट? एंड द मोर टाइम आई हैव टू रोल द डाइस, द एटलीस्ट कभी ना कभी तो छक्का. तो इन द सेम वे, व्हाट अबाउट एनिमल्स दैट लिव लॉन्गर और हैव अ लॉट ऑफ सेल्स दैट आर कॉन्स्टेंटली रिप्रोड्यूसिंग? डू दे हैव कैंसर्स? एंड you know, there are questions like the naked mole rat is one organism that we don't think it has cancers. Why? We don't know, you know. So yes. जवाब मुझे सवाल भूल गए, मगर that was my answer at least. Thank you. I'm sorry, my question is about at FSC level, that why DNA is the basic unit of heredity, while protein, lipids, enzymes, hormones are not. Great question.
ओके तो एक तो इस पे हिस्टोरिकल पस मंज़र है. उससे पहले मैं वैसे अपना ज़ाती तौर पे मुझे लगता है कि इफ़ आई वर टू वर्ड योर क्वेश्चन डिफरेंटली आई वुड से कि अच्छा डीएनए में इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकती है, बट प्रोटीन्स भी क्या हैं? प्रोटीन्स आर जस्ट 20 अमीनो एसिड्स और वो एक ख़ास किस्म के सीक्वेंस में पाए जाते हैं, ज़्यादा होते हैं कम होते हैं, और वो एक किस्म का स्ट्रक्चर बनाते हैं. तो ये जब वाटसन एंड क्रिक अपना काम कर रहे थे तो ज़्यादातर लोगों को, बल्कि उससे पहले भी ज़्यादातर लोगों को लगता था कि प्रोटीन्स होंगे जहाँ पे इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, डीएनए नहीं हो सकता, क्योंकि डीएनए में तो सिर्फ 4 बेसेस हैं, प्रोटीन्स में 20 अमीनो एसिड्स हैं, उनसे ज़्यादा कॉम्बिनेशंस बन सकती हैं. और डीएनए थोड़ा बोरिंग भी था स्ट्रक्चरली, प्रोटीन्स वर मेकिंग इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स. अब सवाल का जवाब ढूंढना बड़ा मुश्किल था. उसकी वजह ये थी कि उस ज़माने में हेरिडिटी को दे कॉल्ड इट द ट्रांसफॉर्मेटिव प्रिंसिपल. इट वाज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेटिव प्रिंसिपल क्योंकि मेरे पास एक बैक्टीरिया है, वो स्मूथ है उसकी शेप, और मैं उसमें से उसका एक्सट्रैक्ट निकालूंगा, उसे मार दूंगा, और वो मैं किसी और रफ़ बैक्टीरिया के ऊपर स्प्रिंकल करूँगा और वो बैक्टीरिया रफ़ निकलेगा, सॉरी स्मूथ हो जाएगा. राइट, सो कुछ था इस स्मूथ बैक्टीरिया के अंदर जो मैंने निकाला और मैंने स्प्रिंकल किया ऑन द रफ़ बैक्टीरिया एंड इट्स नाउ स्मूथ. तो एवरी वाज डूइंग दीज एक्सपेरिमेंट्स. अगर आप एवरी ट्रांसफॉर्मेटिव प्रिंसिपल गूगल करें आपको मिल जाएगा. बाय द वे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हो रहे थे, तो द स्टोरी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑफ हाउ he had to stop during the wars, and then so for the longest time we didn't know about DNA because wars were happening. मगर आपका जो सवाल है इसको ट्रांसफॉर्मेटिव प्रिंसिपल कहते थे. अब इसमें मसला ये था कि मैं अगर आपको कहूँ कि यार देखो मैंने ना ये एक्सट्रैक्ट निकाला है, और मैं कहता हूँ इस एक्सट्रैक्ट के अंदर डीएनए है, और देखो मैंने प्योरीफाई भी कर लिया ज़्यादा सारा डीएनए, और मैं डीएनए को स्प्रिंकल कर रहा हूँ, तो वही हो रहा है कि वो रफ़ बैक्टीरिया स्मूथ हो रहा है. मेरे से आप एज ए स्केप्टिक पूछेंगे कि रुको, तुम्हारा जो एक्सट्रैक्ट था उसमें 98% डीएनए था, बट प्रोटीन 2% तो हो सकता था. तो देयर वाज जस्ट ओपिनियन इन द बायोकेमिस्ट्री वर्ल्ड कि नहीं, डीएनए जस्ट डजंट सीम लाइकली. एंड तो एक तो ये बात है. अब दूसरा पहलू आपकी सवाल का ये है कि वाई इज़ इट कि न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए जो न्यूक्लियोटाइड से बनता है, आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड से बनता है, वो क्यों हेरिडिटी का मॉलिक्यूल है. हिस्टोरिकली अगर आप इस पर एक पहलू डालें, ये भी है कि शायद जब सबसे पहले लाइफ बनी, वी डोंट नो वाई और हाउ, मगर वो आरएनए इस्तेमाल करती थी. दिस इज़ एट लीस्ट फॉर जिम वॉटसन हु डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. ही पॉपुलराइज दिस हाइपोथेसिस कि जो सबसे पहला सेल था ना, या जो सबसे पहली ज़िंदगी थी, वो आरएनए से बनी थी. और उसकी वजह ये कि अगर आप आरएनए को देखें तो एक एविडेंस का ये कि आरएनए कैन इनकोड इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक डीएनए कैन, बट it can also act as an enzyme. तो RNA can cut itself depending on the structure it has. And in fact, even today, we have certain enzymes and certain proteins जो कि RNA के साथ मिल के अपना काम करते हैं. RNA is the catalytic mechanism. तो the ongoing theory is कि सबसे पहली जो ज़िंदगी थी, what like 3 billion years ago, 3.5 now, was based on RNA. It's called, I don't want to say prokaryotes because that distinction comes only after eukaryotes have evolved. And what if it's not compartmentalized in a membrane, right? But yes, I would say the first unicellular prokaryotic life, if we wish to call it that, was based on RNA, not only in its heredity, but also in its catalytic mechanisms. And maybe actually even before membranes came into the picture, it was just RNA molecules reproducing themselves, interacting in certain ways. इस पे सवाल हो सकता है thermodynamically के, is it likely कि without compartmentalization to sequester those RNA molecules, you can have those phenomena. But हाँ, आपका सवाल, आपका जो उसका जवाब ये कि क्योंकि ज़िंदगी शुरू ही शायद RNA के तौर पे हुई, तो फिर the next natural step, this is speculation on my part, but I think it's wise.
was DNA, क्योंकि DNA जो है वो स्ट्रक्चरली ज़्यादा स्टेबल है RNA से। तो अब बात ये कि RNA क्यों नहीं रहता, सिर्फ DNA पे आना ज़रूरी क्यों था? उसकी वजह ये कि यार मैं अगर अपनी इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाह रहा हूँ, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने अगली पुश्त को देनी है, मेरे लिए वो बड़ी ज़रूरी है। और ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को एक स्टेबल मॉलिक्यूल में स्टोर्ड होना चाहिए। जो मेरा कैटालिटिक मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट होना चाहिए, जो रिप्रोडक्शन के अलावा जो ईटिंग, एंजाइम्स, कैटालिसिस, डिग्रेडिंग, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म हो रहा है, वो और चीज़ें करें। इन्फॉर्मेशन मेरी इज स्पेशल, दैट हैज़ टू बी स्टोर्ड इन DNA और समथिंग स्टेबल। तो मे बी दैट इज़ द रीज़न के DNA is the hereditary molecule. This also, by the way, tells us कि life is connected, क्योंकि एक तो ये कि हो सकता था कि ये वाली जो लाइफ है ये प्रोटीन्स पे बेस्ड होती, ये वाली जो है वो RNA पे बेस्ड होती, मगर इफ़ यू पिक्चर के एक ही सॉर्ट ऑफ लाइफ का एक ही सेट ऑफ ऑर्गेनिजम्स था जो सब RNA इस्तेमाल करते थे, उसको हम आमतौर पे बायोलॉजिस्ट कहते हैं लास्ट यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्टर। फिर उसी से बाकी सारे जानवर, पौधे, बैक्टीरिया वगैरह इवॉल्व हुए एज एवोल्यूशन प्रोग्रेस्ड। तो फिर इट मेक सेंस कि दे वुड आल्सो हैव DNA और न्यूक्लियोटाइड्स एज देयर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, यानी उनमें भी DNA था। तो यस। Thank you.